हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होकर अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आप लोगों को हम मैराथन की सीरीज जो है लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आज जो है हमारी जो मैराथन क्लास है वो सदिश बीजगणित चैप्टर पर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे पास कमेंट किया कि सर इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, क्योंकि इस चैप्टर में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आज हम आप लोगों को मात्र 1.5 से 2 घंटे की इस क्लास में संपूर्ण चैप्टर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हर एक महत्वपूर्ण फार्मूले के साथ, हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ इस क्लास को हम यहाँ पर जो है करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें और जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं क्लास से वीडियो को जरूर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप सभी लोगों के सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को ऐसी क्लासें लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज हम सदिश बीजगणित चैप्टर को, आप सभी को पता है कि जो भी चैप्टर हम आपको डिस्कस करते हैं सबसे पहले उस चैप्टर के पाठ्यक्रम को हम बता देते हैं कि इस बार के सिलेबस में हमारे क्या क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो भी आपके सिलेबस में है। बात करें यहाँ पर पाठ्यक्रम की, तो आपको सदिश और अदिश राशियों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप। ठीक, वो तो वैसे भी याद होगा परिमाण, और जिसमें परिमाण दिशा होती है, लेकिन परिमाण क्या होता है हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस क्लास को अंत तक कीजिएगा। बात करें यहाँ पर दूसरा, एक सदिश का परिमाण एवं दिशा, सदिशों के दिक् कोसाइन जिसे हम दिक् कोज्या बोलते हैं, और द्विक अनुपात कैसे निकालते हैं वो आपको डिस्कस करने वाले हैं। सदिशों के प्रकार के अंतर्गत समान सदिश, ठीक है, संरेख सदिश, ऋणात्मक सदिश, इन सब प्रकार के सदिशों की परिभाषा को भी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात करें यहाँ पर किसी बिंदु का स्थिर सदिश कैसे निकालते हैं। उसके बाद बात करें सदिशों का योगफल, ठीक, उनका घटाव, और अदिश गुणन, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं उसी को अदिश गुणन हिंदी में बोलते हैं, और दो सदिशों का सदिश गुणन जिसे आप बोलते हो क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर प्रक्षेप निकालने का भी फार्मूला सीखना है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, जगह बहुत ज़्यादा कम थी। तो इन सारे टॉपिकों पर यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं ना। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक बात को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, बस आप टेंशन छोड़िए अपनी। सबसे पहले एक छोटी सी बात इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको हम बता देते हैं। आप सभी लोगों ने छोटी सी क्लासों से ही पढ़ा होगा अदिश और सदिश राशियों के बारे में, ठीक, और रटते भी चले आ रहे हो कि अदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं, वे राशियां होती हैं। ठीक, पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको डिस्कस कर देते हैं अदिश राशियों की। आप बचपन से सीखते चले आ रहे हो कि अदिश राशियां हमारी वे राशियां होती हैं जिनमें क्या होता है, परिमाण होता है। परिमाण का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में से, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वे राशियां जिनमें परिमाण पाया जाता है वे राशियां हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कार्य की बात करें तो कार्य हमारी एक अदिश राशि है। जैसे हम ऊर्जा की बात करें तो ये हमारी एक अदिश राशि है। आदि यहाँ पर लगा के लिख देते हैं। अदिश राशियों में आपने सीखा कि वे राशियां जिनमें परिमाण पाया जाता है, परिमाण होता है, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। और उसके बाद आपने सदिश राशियों के बारे में सीखा। अभी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, भी समझिएगा थोड़ा सा। सदिश राशियों की अगर बात करें तो सदिश राशियां भैया वे राशियां होती हैं, आपने पढ़ा है कि जिनमें परिमाण तो होते हैं, मैग्नीट्यूड तो होते हैं, साथ ही में डायरेक्शन का भी ज्ञान होता है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वे राशियां हमारी क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों की अगर बात करें, जैसे बल है तो बल क्या है, सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर विस्थापन, तो ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक, बाकी आप बहुत सारी सदिश राशियों के बारे में जानते हो, ठीक है, सब सदिश राशियां ही हैं आपकी। ठीक है, अब यहाँ त्वरण है, सदिश राशि है। बल, विस्थापन, ये सब सदिश राशियां हैं। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है। अब परिमाण क्या होता है और दिशा का जब दोनों चीज़ें होती है तो कैसे व्यक्त होता है। परिमाण का मतलब मैं आपको एक ट्रिक से बता रहा हूँ, याद रखिएगा। परिमाण का मतलब है कि अगर आंकिक मान के साथ, ध्यान से समझिएगा, आंकिक या संख्यात्मक मान के साथ अगर हम उस चीज़ का मात्रक जोड़ के लिख दें तो वो बन जाता है मैग्नीट्यूड, यानी मात्रक परिमाण बन जाता है। इसके साथ ही अगर हम डायरेक्शन शो करते हैं, डायरेक्शन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी डायरेक्शन अगर हम शो कर देते हैं तो डायरेक्शन और परिमाण दोनों मिल जाते हैं तो वो सदिश बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपसे कोई बोला कि आप जो है अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर चले जाएं और आपको ये फला स्थान मिल जाएगा,
या आपसे बोल दिया जाए कहीं पर आपके रहने का स्थान है, आपके रहने के स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर फला स्थान पड़ता है, आपसे ये बता दिया जाए आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपका यह स्थान पड़ता है, और आपको ज्ञात नहीं कि वो स्थान है क्या, हालांकि रहते आप उसी एरिया में लेकिन आपको ज्ञात नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पर डायरेक्शन शो नहीं की गई। आपको बोला गया कि 2 किलोमीटर की दूरी पर, अब देखिए यहाँ पर आंकिक मान और साथ ही में इसका मात्रक जुड़ा हुआ है, तो 2 किलोमीटर ये शो करता है, ये परिमाण है। लेकिन अगर आपको ये बता दीजिए कि आप जहाँ पर रहते हो उससे उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर फला स्थान है, तो आपको 1 भी % का कष्ट नहीं होगा, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे आप और आपको वो स्थान मिल जाएगा। मतलब ये बात जो कहेगी वो सदिश रूप में कहेगी, और केवल ये बात बोलेगी कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है तो ये अदिश रूप में कहेगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन शो ही नहीं हुई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अदिश का मतलब ये है जिसमें केवल परिमाण हो, जैसे 2 किलोमीटर की दूरी पर दिशा का कहीं ज्ञान नहीं हुआ तो इसका मतलब वो अदिश रूप में कहेगी। आप 2 घंटे पढ़ते हो, ये अदिश रूप में बात कहेगी। समझ रहे हो ना? तो हमेशा जब परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है तब वो सदिश रूप में बात कही जाती है। ओके, याद रखेंगे। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब बस अड्डे से बोल दी जाए कि बस अड्डे से आपका फला स्कूल पड़ता है 5 किलोमीटर की दूरी पर, आपको यहाँ पर डायरेक्शन का ज्ञान हुआ नहीं हुआ, तो वो सदिश कैसे हुआ? आपसे ये बोल दीजिए कि आपका जहाँ पर बस अड्डा है, बस अड्डे से उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में, दिशा भी बोल दी जाए, और 5 किलोमीटर की दूरी पर फला स्कूल है, फला स्थान है, तो आपको वहाँ पर डायरेक्शन का भी ज्ञान हो गया। तो जहाँ पर परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान हो जाए वो सदिश रूप में बात कही गई, और केवल परिमाण शो किया जाए वो अदिश रूप में बात कही गई। अब इतना तो आप सभी लोग समझ ही सकते हो। चलिए, ये अदिश राशि सदिश राशियों के बारे में मैंने बेसिक जानकारी आपको दे दी। बचपन से आप परिमाण सब पढ़ते आ रहे हो, परिमाण दिशा, परिमाण का मतलब समझ गया ना? आंकिक मान के साथ अगर उसका मात्रक शो कर दे तो वो परिमाण बन जाता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत ही छोटी सी बात है। और मैंने अपने विद्यालय में कई बार बच्चों से प्रश्न भी किया कि परिमाण का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी बता नहीं पाते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि वो बचपन से रटते आ रहे हैं कि अदिश क्या है, सदिश क्या है, परिमाण, परिमाण दिशा, लेकिन ये नहीं जानते हैं परिमाण क्या होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद आती है एक अगले टॉपिक की, ये तो जानकारी के लिए था, स्थिर सदिश। स्थिर सदिश, ठीक, स्थिर सदिश के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। यहाँ पर 3 तल बना लेते हैं, ओ सॉरी, एक्स वाई जेड, 3 तल बना लेते हैं। ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0। ठीक, अब अगर यहाँ पर हम बात करें एक बिंदु की, एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y, z है ना, और बोला जाए मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु P का जो स्थिर सदिश होगा वो क्या होगा। इसके स्थिर सदिश को हम OP वेक्टर से लिखेंगे। एक बात आपको और बता दें, अगर किसी भी राशि के ऊपर ये चिन्ह लगा है, समझ जाना कि वो राशि भैया सदिश है। क्यों? क्योंकि इस तीर में 2 चीजें होती है, एक ये लाइन होती है और एक ये जो लाइन होती है ये परिमाण को शो करती है उसके, और जो ये मुख होता है ये दिशा को शो करता है। इसका मतलब उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो गई, इसका मतलब वो सदिश हो गई। तो किसी के ऊपर अगर ये तीर लग जाए तो समझ जाना कि वो सदिश राशि है। याद रहेगा? ठीक, तो अगर OP सदिश की हम बात करें, इस बिंदु, मूल बिंदु के सापेक्ष अगर निकालने की कोशिश करें तो आपको कुछ और नहीं करना है, वही जो आपने दूरी सूत्र का प्रयोग किया है। क्या करते हो, दूसरे बिंदु को पहले बिंदु से घटा देते हो, और यहाँ पर अगर घटक की बात करें, एक्स अक्ष के अनुदिश घटक i कैप है, ठीक, और ये j कैप है और ये k कैप है। इनको हम एकांक लंब कोणिक वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर i कैप लगा देंगे, फिर दूसरा बिंदु है y माइनस 0 j कैप, फिर तीसरा बिंदु z माइनस 0 इंटू में k कैप। ओके, अब यहाँ पर जब OP वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, हम OP वेक्टर का जो स्थिर सदिश निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा xi कैप प्लस का yj कैप प्लस का zk कैप। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? इस बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिर सदिश क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ओके, कोई भी बिंदु दिया जाए उसका स्थिर सदिश निकालना हो तो आपको ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पर एक छोटी सी बात और आती है, अभी क्वेश्चन भी लेंगे, बस पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे भैया। एक छोटी सी बात, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हम कैसे ज्ञात करते हैं? 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, ये भैया कैसे ज्ञात किया जाता है? 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हम कैसे ज्ञात करते हैं? ये बिंदु P था, इसको हम एक बिंदु Q से मिला देते हैं, ठीक, और इसको नाम दे देते हैं हम इस P बिंदु को x1, y1, z1,
और इसको x2, y2, z2, इस तरीके से हम बिंदु का नाम अंकित कर दिए। इसको भी ऐसे। अब O से मैंने P को मिलाया, तो इस PQ का स्थित सदिश क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला? दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, ठीक है ना। तो अगर हमें P से Q को मिला दिया है तो ये दो बिंदु है कि नहीं, तो इस PQ का सदिश कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इसी तरीके जैसे मैंने P बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश ज्ञात किया। क्या करेंगे? दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश निकालना होगा। मैंने क्या कहा? अब कौन कौन से दो बिंदुओं को मिला रहे हो? P से Q को मिला रहे हो, तो PQ वेक्टर हो जाएगा। इसका मान निकालने के लिए क्या करोगे? मैंने आपको बताया ना कि आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु को माइनस करके, जैसे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हो, तो आप क्या करोगे? x2 माइनस x1 घटक i कैप प्लस दूसरे बिंदु से दूसरे बिंदु को घटाओगे y2 माइनस y1 इंटू में j कैप, इसी तरीके से z2 माइनस z1, ठीक, इंटू में k कैप। इस तरीके से दो बिंदुओं को मिलाने वाला हम सदिश ज्ञात करते हैं। याद रहेगा? ये भी आपका भैया सूत्र है। याद क्या रहेगा? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, भूलोगे ही नहीं। बढ़िया सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का, एग्जाम में आया भी है। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर लिखा आ जाता है ना, इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना भैया वो ले सकता है। एक एक बात को हमने कहा ना एक्सप्लेन करके, सवाल को मैंने चुन लिया है पहले से ही कि अगर इस चीज़ को बताएंगे तो सवाल कैसा बनेगा, आपको टेंशन नहीं होने देंगे, इसकी आप चिंता मत कीजिए भाई। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। ले लिया? चलिए अब आपको हम एक सवाल लेकर बताते हैं। जो बातें यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की हैं, ये अभी उसी सवाल से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने बातें क्यों एक्सप्लेन की हैं। सूत्र इकट्ठे बता देंगे तो आप फिर दिक्कत खड़ी कर दोगे। सारी चीज़ इकट्ठे नहीं खा सकते हो ना, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो अच्छा लगेगा। एक सवाल ले लेते हैं। बोला गया कि बिंदुओं, किताब को हाथ में ले लेते हैं। बोला गया है कि बिंदुओं P, एक बिंदु दिया गया है P जिसके निर्देशांक दिए गए हैं। एक सवाल है पहला, बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया गया है 2, 3, 0 और दिया गया है एक बिंदु Q जिसके निर्देशांक दिए गए हैं -1, -2, 4। ये दो बिंदु हो गए, -4 है। और बोला गया है कि को मिलाने वाला एवं बिंदु P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है बिंदु P से Q की ओर दिष्ट सदिश। तो इसका मतलब ये है कि आपको PQ वेक्टर का मान निकालना है, PQ सदिश का मान निकालना है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा सदिश का मान निकालना है। तो ये दो बिंदु दिए गए, ये भैया x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, z1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, z2 हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला जब सदिश निकालते हैं तो हम सूत्र लगाते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू में j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू में k कैप। यही सूत्र तो लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो मान पता है वो मान रख देंगे और इस तरीके से हमको इसका सदिश का मान पता चल जाएगा। x2 की अगर बात करें तो भैया -1 माइनस x1 की अगर बात करें तो 2 है, 2 रख दिया, i कैप लगा दिया, प्लस y2 की अगर बात करें -2 है, y1 की अगर बात करें तो भैया -3 क्योंकि 3 है माइनस सूत्र वाला, j कैप लगा दिया, प्लस z2 की अगर बात करें तो -4 माइनस z1 की अगर बात करें तो 0 और इंटू में k कैप ये लगा दिया। इस तरीके से PQ सदिश का मान हमें पता चल गया। -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 i कैप, -2 -3 माइनस का 5 हो गया और ये j कैप हो गया, -4 आपका बच जाएगा इधर, -4 k कैप। इस तरीके से हमने PQ सदिश का मान निकाल लिया। सूत्र को भली बात समझ लिया होगा तो सवाल आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा भाई। कोई समस्या नहीं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, है ना? समझ गए ना? चलिए ये टॉपिक अगर क्लियर हो गया तो अब आगे हम बात करेंगे दिक् कोसाइन पर या दिक् कोज्या पर, ठीक है ना? और एक एक सवाल को अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर देंगे। शायद ही आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा। चलिए भाई अगला हमारा टॉपिक शुरू होता है इसमें दिक् कोसाइन, जिसको हम दिक् कोज्या बोलते हैं, है ना? चलिए अगली आप हेडिंग डाल लीजिएगा, दिक् कोसाइन। कोसाइन को हम क्या बोलते हैं? दिक् कोज्या, दिक् कोसाइन या कोज्या। दिक् कोसाइन कोज्या के फार्मूले हम डायरेक्ट आपको बता सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास 3 तल हैं, ठीक, x y z, ठीक, और आपका एक बिंदु जो P है वो इस x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, ठीक, x अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रहा है? अल्फा कोण। इसे बिंदु O नाम दे देते हैं।
और जो ये वाई अक्ष है इसके साथ ये बिंदु P आपका बीटा कोण बना रहा है, और जो ये बिंदु P है ये जेड अक्ष के साथ आपका कोण बना रहा है गामा। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु P अगर x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, y अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, z अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है, तो जो दिक्कोसाइन जो आपकी हो जाएंगी, ठीक, दिक्कोसाइन को हम व्यक्त करते हैं LMN से, ठीक। तो जो कोणों की कोज्या होगी, जैसे यहाँ पर कोण आपका अल्फा है तो इसकी कोज्या क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा। कोण की कोज्या का मतलब जो कोण है उसके साथ कॉस लगा दे, कोण की कोज्या हो जाएगी। तो जो ये कोणों की कोज्याएं हो जाएंगी क्रमशः कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इन्हीं कोणों की कोज्या को हम दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या कहते हैं। इन्हें क्रमशः हम L से प्रदर्शित करते हैं। L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर आपका होता है कॉस बीटा और N बराबर होता है आपका कॉस गामा। ये आपकी होती हैं दिक् कोसाइन। समझ गए ना। अगर आपको कोण दे दिए जाएं एक्स अक्ष से, वाई से, जेड से, तो उनकी दिक् कोसाइन आप निकाल सकते हो। अल्फा बीटा गामा के स्थान पर मान रख देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, जिससे आपका थोड़ा डाउट जो हो वो क्लियर हो जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आया हुआ है आपके एग्जाम में कि यदि एक सदिश ओपी वेक्टर का OX OY अक्ष से झुकाव क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री है, तो OP का OZ से झुकाव ज्ञात कीजिए। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि अगर OP वेक्टर का OX और OY, OX से जो आपका 45 डिग्री का झुकाव है और OY से आपका 60 डिग्री का झुकाव है, तो OP वेक्टर का OZ मतलब इसके साथ आपको झुकाव निकालना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम झुकाव आपको बताते हैं कि कैसे निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन वो झुकाव निकालने के लिए इन तीनों कोज्याओं में आपको रिलेशन आना चाहिए। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है, इन कोज्याओं में संबंध होता है कि जो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। ये आपको रिलेशन आना चाहिए। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दिक् कोज्याओं में रिलेशन होता है, सभी विद्यार्थियों को आना बहुत ही जरूरी है, तब जाके आपका जो मैं सवाल बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सवाल लेते हैं। तो सवाल में भैया ये बताया गया है कि जो x अक्ष के साथ झुकाव है यानी L बराबर कॉस अल्फा, और अल्फा का मान दिया गया है भैया 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कोई दिक्कत नहीं। वाई अक्ष के साथ जो झुकाव दिया गया है m बराबर कॉस बीटा हम जानते हैं, और जो बीटा का मान दिया गया वो कितना दिया गया है 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है भैया 1/2। सभी विद्यार्थियों को पता है। मान लेते हैं कि जो जेड अक्ष के साथ कोण बनाता है P सदिश, वो गामा कोण बनाता है, और हमें इसी का मान निकालना है कि गामा का मान कितना होगा, वो जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। आप लिखोगे कि वी नो दैट, हम दिक् कोज्याओं में, दिक् कोसाइनों में ये अंतर पढ़े हैं, ये रिलेशन पढ़े हैं कि जो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर होता है उसका मान 1 के बराबर होता है। अगर बात करें L स्क्वायर, तो L का मान निकाला 1/√2, तो L स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। M स्क्वायर, M का मान 1/2, तो M स्क्वायर का मान 1/2 का होल स्क्वायर। फिर N स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर गामा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर गामा, इसलिए क्योंकि हमें गामा का मान निकालना है, N का मान नहीं निकालना है। अब यहाँ पर इसको आगे चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1/√2 का स्क्वायर 1/2, रूट का स्क्वायर हट जाता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और उसके बाद बात करें यहाँ पर कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक हर मिल जाएगा 4, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो हर बराबर हो जाएंगे, और ऊपर 2 1 कम 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक, और कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अच्छा, कॉस स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा 1 माइनस ये 3/4 हो जाएगा माइनस का 3/4। इस तरीके से हमें कॉस स्क्वायर गामा का मान मिल जाएगा 4 कम 4, 4 से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा 1/4। कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1/4 है, स्क्वायर उधर जाएगा तो इसके ऊपर लग जाएगा √1/4। बात क्लियर है कि नहीं। तो 1/4 का जो अंडर रूट होगा, वर्गमूल जो होगा,
वो आपका 1/2 होगा। आप बताइए कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप तुरंत बताओगे भैया कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। और इस तरीके से तुलना करने पर हमें जो गामा मिल जाएगा, यानी गामा तीसरे कोण का मान मिल जाएगा, वो 60 डिग्री मिल जाएगा। अर्थात जो आपका ओपी है वो जेड अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। बताइए किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगर आप चाहते यहाँ पर प्लस माइनस 1/2 निकालते तो दूसरा कोण 120 डिग्री आ जाता। तो चाहे 60 डिग्री कोण लिखे चाहे 120 डिग्री, दोनों सही है। क्योंकि जब भी अंडर रूट से कोई संख्या बाहर निकलती तो प्लस माइनस में निकलती है, और प्लस माइनस में निकलेगी तो प्लस लेंगे तो 60 डिग्री, माइनस लेंगे तो 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2 होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, आगे बात करें, थोड़ा सा दिक क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या चर्चा करने वाले हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको जो स्थित सदिश दिया गया है, डायरेक्ट दे दिया गया कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका स्थित सदिश दे दिया गया, और आपसे बोला जाए कि जो दिक कोज्या हो जाएंगी वो कैसे निकालेंगे। अब जैसे कोण ना दिया जाए, अभी कोण दिया होता था तो अब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लगा देते थे। अब कोण दिया ही ना जाए, आपको स्थित सदिश वेक्टर आर का मान एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दे दिया जाए, और आपसे बोला जाए इसकी दिक कोज्याएं क्या होंगी। तो आप एल बराबर सूत्र लगाओगे एक्स अपान में पूरे का परिमाण, मतलब जो आपका स्थित सदिश उसका परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आई का गुणांक होता है उसका स्क्वायर, जो जे का गुणांक होता है उसका स्क्वायर, और जो के का गुणांक होता है उसका स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरीके से पहली दिक कोज्या आ गई। दूसरी दिक कोज्या एम का मान निकालेंगे तो वाई और बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से एन का मान निकालेंगे तो जेड अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बात क्लियर हुई? अगर आपको एक स्थित सदिश दे दिया जाए और उसकी दिक को ज्या निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या जो एल का मान हो जाएगा वो एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम का मान वाई अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब इसी का मापांक इस सदिश का, एन इक्वल टू जेड अपान इसी का मापांक। ठीक, तो तभी मैंने आपको ये रिलेशन बताया था कि दिक कोज्याओं में रिलेशन आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी मैंने एक रिलेशन बताया था, आपको डायरेक्ट बता दिया था, आपको प्रूव करने के लिए बोला जाएगा तो आप प्रूव कर सकते हो। देखिए जब आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान निकालोगे तो एक ही प्राप्त होगा। देखिए एल का मान ये रखिए, एम का मान ये रखिए, एन का मान ये रखिए, स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर योग हो जाएगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल करोगे 1 आपको मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने बताया था कि दिक कोज्याओं में ये रिलेशन होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात आप सभी लोगों को जरूर क्लियर होगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं आप सभी लोगों के समक्ष। इसमें देखिए क्वेश्चन आता है इस पर आधारित, एग्जाम में थोड़ा सा देखिए आप लोग इतना पढ़ लेते हो, क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में कहते हो कि अरे ये तो सर ने पढ़ाया नहीं। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं इससे हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों के अंदर ऐसा भावना है कि अरे ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। देखिए एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष हम ले रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें बोला जा रहा है कि एक सदिश ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड अक्षों से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। एक सदिश जो है वो एक्स अक्ष से वाई अक्ष से और जेड अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है, तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। है ना क्वेश्चन कुछ नया? इन्होंने कहा कि एक्स अक्ष के साथ है ना, वाई अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ जो सदिश है वो अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है। तो सभी को पता है कि जो दिक कोज्याएं होती हैं एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा होता है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगर कोई एक हमारा सदिश ओपी सदिश अगर मैं ले लूं तो वो ए ओ एक्स अक्ष के साथ अगर अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ अगर बीटा कोण बनाता है और जेड अक्ष के साथ अगर गामा कोण बनाता है, तो जो दिक कोज्याएं होती हैं एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा होता है। और इन दिक कोज्याओं में रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यही तो होता है रिलेशन। अब इस रिलेशन की मदद से हम सिद्ध करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है, और यही सिद्ध करने के लिए प्रश्न में बोला गया है।
आप क्या करोगे, एल का मान रखोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सभी लोगों ने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। थीटा का स्थान पर अल्फा है, अल्फा लिख देंगे। कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया, और कॉस स्क्वायर गामा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दिया, इक्वल टू 1 लिख दिया भाई। अच्छा, ये वन मिलके आपका 3 हो गया, और इन तीनों में अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा और इक्वल टू 1। क्लियर इतनी बात। अब यहां पर क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को उधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो 3 और ये 1 इधर आएगा -1, ये पूरा माइनस का उधर जाएगा, सब प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अच्छा, 3 से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इस तरीके से हमें जो भी प्रश्न में प्रूव करना था वो प्रूफ हो गया। अगर आपको दिक्कतों में ये रिलेशन ना पता होता तो बताइए कि आप ये चीज़ प्रूव कर पाते? नहीं प्रूव कर पाते। समझ रहे हो ना। अगर एक एक बात आपको एक्सप्लेन ना करें हम तो फिर ऐसे सवालों में दिक्कत आ सकती थी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो ये दिक्कोजिया का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष लेने जा रहे हैं, जरूर इस प्रश्न को देखिए, बिल्कुल इसी टॉपिक पर आधारित है तो क्यों छोड़े इसे, है ना। चलिए भाई इसे रफ कर दें। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को वीडियो भाई पसंद आ रहा होगा। ठीक, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सदिश बीजगणित के उड़ा देंगे गर्दा, हम क्यों परेशान हैं। सदिश बीजगणित में आपको एक भी नंबर की टेंशन नहीं होगी, पूरे में पूरे मिलेंगे आपको 10 मार्क्स। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष लेने जा रहे हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि सदिश वेक्टर आर की दिक् को ज्या निकालिए, एक सदिश की आपको दिक् को ज्या निकालना है, और बोल दिया जाए कि जो कि एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ आपका समान कोण क्या बनाता है। एक कोई सदिश अभी जैसे एक्स अक्ष के साथ अल्फा, एक्स वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता था, ठीक है, तो आप दिक् को ज्या जानते थे। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि जो सदिश है आपका वो एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ और जेड अक्ष के साथ, ये जो आपका ओपी सदिश है वो एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ जो कोण अंतरित करता है वो समान कोण अंतरित करता है, मान लेते हैं वो कोण अल्फा अंतरित करता है। तो आप ये बताइए कि उस कोण का मान कितना होगा भाई। तो आप क्या कहोगे, वी नो दैट आपने अभी अभी पढ़ा है कि जो L का मान होता है वो कॉस अल्फा होता है, जो M का मान होता है वो कॉस बीटा होता है, लेकिन वो बीटा अल्फा के ही बराबर है तो अल्फा यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से कॉस अल्फा, N का मान भी कॉस अल्फा हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं। आप कहोगे हमने इनमें रिलेशन पढ़ा है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। L का मान रख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा क्योंकि सभी जगह कोण सेम है। कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ओके, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाता है तो अंडर रूट लग जाता है, तो 1/3 पर अंडर रूट लग गया। 1 तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा 1 ही हो जाएगा, लेकिन √3 नहीं निकलेगा तो कॉस अल्फा का मान हो जाएगा 1/√3। आपको तो अल्फा का मान निकालना है। अल्फा क्या है, तीनों अक्षों से बना कोण है इस सदिश के द्वारा। तो हम यहाँ पर अल्फा का मान निकालेंगे तो कोण मिल जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैंने इस टॉपिक को, इस सूत्र को मैंने डिस्कस किया है तो इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको क्यों ना डिस्कस कर लें। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे सदिशों के प्रकार पर। ठीक, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए आप सभी लोग। तो चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण सूत्र होगा, वो महत्वपूर्ण सूत्र बताने से पहले आपको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सदिशों के प्रकार पर। सदिश चैप्टर पढ़ रहे हैं, सदिश बीजगणित, तो सदिशों के प्रकार आना बहुत जरूरी है। सदिशों के प्रकार के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से आपको प्रकार पढ़ने हैं तो बहुत सारे प्रकार आपके सिलेबस में जो हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सदिश आपका होता है एकांक, या इसको हम मात्रक, या इसको हम इकाई सदिश के नाम से जानते हैं। एक ऐसा सदिश जिसका जो मापांक हो
यानी जो इसका परिमाण हो अगर वो एक हो तो वह सदिश आपका मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया कि आपको कोई सदिश वेक्टर r का मान एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इस सदिश का आप मापांक निकालिए। मापांक को वेक्टर r का मॉड लगा देंगे, इसका मतलब इसका मापांक। किसी दिए गए सदिश का मापांक निकालने के लिए हम अंडर रूट लगाते हैं और जो आई कैप होता है उसका गुणांक देखते हैं कितना, यहाँ पर x इसका स्क्वायर कर लेते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, जे जो है आपका इसका गुणांक y है, y का स्क्वायर कर देंगे, के कैप का जो गुणांक है वो z है, इसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब आई जे के जो गुणांक होते हैं उनके गुणांकों के वर्गों का जो योगफल का अंडर रूट होता है वो क्या कहलाता है, उस दिए गए सदिश का मापांक या परिमाण कहलाता है। क्लियर है? किसी दिए गए सदिश का मापांक निकालना तो आप जानते हो ना। तो यहाँ पर जो एकांक सदिश या मात्रक सदिश है इसकी परिभाषा ये है कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो वह सदिश आपका मापांक सदिश मात्रक सदिश या एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश को हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बता दें, जैसे आपका ए है इसके ऊपर अगर कैप लगा दें तो ये आपका हो जाएगा एकांक सदिश। ठीक है ना, वेक्टर लगा है तो वो सदिश हो जाएगा। एकांक सदिश को हम इसी से लिखते हैं, इसे एन कैप से भी व्यक्त करते हैं। कोई सदिश अगर हमारा वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया गया एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और हमें इस दिए गए सदिश का अगर एकांक सदिश निकालना है यानी एक कैप का मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी सदिश को लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और बटे में क्या करेंगे, इसका मापांक लिख देंगे। मापांक लिखने के लिए हमने कहा x का जो गुणांक i का जो गुणांक है उसका वर्ग, j का जो गुणांक है उसका वर्ग, k का जो गुणांक है उसका वर्ग, सबको जोड़ के लिख दें। इस तरीके से हमें एकांक सदिश का मान मिल जाता है। बताइए किसी दिए गए सदिश का मापांक सदिश निकालना कितना आसान है। शॉर्टकट में आप लिखना चाहो तो एक कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपान में क्या ले सकते हो, इस दिए गए सदिश का मापांक। क्लियर? इस तरीके से आपको मापांक सदिश समझ में आया होगा। कहो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको हम डिस्कस ही कर देते हैं। चलिए अपने मन से ही क्वेश्चन को बना देते हैं। ठीक, बोला जाएगा कि इस दिए गए सदिश का क्या निकालिए भाई, एकक सदिश निकालिए, एकांक सदिश निकालिए, जिसे मात्रक सदिश बोलते हैं। एक सदिश ले लेते हैं आप सभी लोगों के समस्त। वेक्टर ए इक्वल टू आपको दे दिया गया आई कैप माइनस का 3j कैप, ओके। उसके बाद आपको दे दिया जाए कितना दे दिया जाए, प्लस का 4k कैप। आपसे बोला जाए कि इस दिए गए सदिश का मात्रक सदिश निकालिए तो मात्रक सदिश को आप लिखोगे एक कैप लग जाता है तो मात्रक सदिश है, एकांक सदिश कहलाता है। एक कैप इक्वल टू आप सूत्र लगाओगे वेक्टर ए अपान में वेक्टर ए का मान। वेक्टर ए का मान रखोगे आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप अपान में इसका मापांक निकालना तो अंडर रूट लगाओगे। आई के गुणांक की बात करें तो एक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा। जे का जो गुणांक है वो -3 है तो प्लस लगाएंगे और -3 का स्क्वायर कर देंगे। के का जो गुणांक है वो 4 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर जो ए कैप की वैल्यू मिल जाएगी यानी एकांक सदिश की वैल्यू मिल जाएगी वो आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप अपान में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और एक कितना हो जाएगा अंडर रूट 26। दिए गए सदिश का मापांक सदिश आपको ज्ञात हो गया। एक नंबर में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है कि दो सदिश दे दिए गए, उन दोनों सदिशों के योगफल के अनुदिश एकांक सदिश निकालिए। बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न आपके एग्जाम में है। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए ढूंढ के आपको वो क्वेश्चन भी इसी वक्त ही डिस्कस कर देते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ठीक है ना, वो क्वेश्चन मुझे याद आ गया है तो उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं, आपको कोई भी समस्या ना होने पाए। चलिए भाई देखते हैं, मैंने क्वेश्चन ले लिया है आप सभी लोगों के समक्ष भाई। ठीक, तो अगला प्रश्न होगा वो इसी पर आधारित होगा, फिर हम सदिशों के अगले प्रकार को पढ़ लेंगे। ठीक, क्यों क्वेश्चन हमारा छूटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम, देखिए बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। इसमें बोला जा रहा है कि एक वेक्टर ए का मान दिया गया है, वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है 2i कैप और प्लस का आपको दिया गया है 2j कैप और माइनस का 5k कैप और वेक्टर बी का मान आपको दिया गया है 2i कैप और उसके बाद दिया गया है j कैप
और उसके बाद दिया गया प्लस का 3k कैप। और इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि इन दोनों सदिशों के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश यानी इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो जब दो सदिश दिए जाएं और उनके योगफल के अनुदिश या उनके अंतर के अनुदिश जब आपसे बोला जाए कि मात्रक सदिश निकालिए, तो आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले दोनों सदिशों का योगफल निकाल लेना है। तो योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, आई कैप वाले को आई कैप के साथ जोड़ना है, जे कैप वाले को जे कैप के साथ जोड़ना है, के कैप वाले को के कैप के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 2i कैप, और जब 2i कैप जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 4i कैप। 2j कैप और j कैप जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 3j कैप, और माइनस का 5k कैप के साथ अगर प्लस का 3k कैप जोड़ेंगे तो माइनस का 2k कैप बचेगा। तो लिख लेंगे माइनस का 2k कैप। इस तरीके से इन दोनों सदिशों का योगफल पता हो गया। अब इन दोनों सदिशों के योगफल के अनुदिश हमें मात्रक सदिश निकालना था। तो मात्रक सदिश को n कैप से लिखते हैं, तो दोनों सदिशों का योगफल पहले लिखेंगे हम, ठीक है, और बटे में इन दोनों सदिशों के योगफल का मापांक। मैंने क्या कहा कि एकांक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले सदिश और फिर उसका क्या कर देंगे, मापांक से भाग कर देंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान आ चुका है 4i कैप और प्लस का 3j कैप और माइनस का 2k कैप। और मापांक निकालने के लिए सिंपल सा आपको i के गुणांक का स्क्वायर करना है 4 4 का स्क्वायर 16, j का गुणांक 3 3 का स्क्वायर 9 और k का गुणांक -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, क्योंकि माइनस संख्या का स्क्वायर करते हैं तब भी तो प्लस ही मिलता है। तो इस तरीके से इन दोनों सदिशों के योगफल के अंदर जो मात्रक सदिश मिलेगा वो 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप अपान में 16 9 25 4 29 अंडर रूट 29। अब ये अंडर रूट सबके बटे में जा सकता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4 बटे अंडर रूट 29 आई कैप, फिर उसके बाद 3j कैप है तो 3 बटे अंडर रूट 29 जे कैप, उसके बाद आपका माइनस का 2k है तो -2 अपान अंडर रूट 29 के कैप। बस इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो समझ गए, इसी तरीके से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है और कहा जाता है कि दोनों सदिशों के अंतर के अनुदिश आप क्या निकालिए भाई, मात्रक सदिश। तो दोनों का अंतर कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना, परिमाण ऊपर जो है सदिश लिख देना, नीचे उसका परिमाण भाग कर देना, आपको एकांक सदिश मिल जाएगा जिसे आप मात्रक सदिश कहते हो। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज की क्लास में भैया तो बहुत मजा आ रहा है ना, इतना जबरदस्त आपको क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी आपको समझ में ना आए तो बेकार भाई। बीच में आओगे तो भैया नहीं समझ आएगी कोई चीज़। बीच से आप देखोगे कुछ विद्यार्थी बीच में आ जाते हैं, कहेंगे सर समझ में नहीं है। अरे आप बीच में क्लास अटेंड करोगे कैसे समझ में आएगा? शुरुआत से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और आप बीच में आके टपक जाते हो तो आपको कहाँ समझ में आएगा भाई। ठीक, थोड़ा समय दोगे तब समझ में आएगा। चलिए अब हम यहाँ पर जान चुके हैं कि जो मात्रक सदिश वो क्या है। इसके बाद अगला हमारा सदिश होगा सह आदिम सदिश। ठीक, सह आदिम सदिश दूसरा हमारा सदिशों के प्रकार के अंतर्गत आता है सह आदिम सदिश। ऑप्शनल में क्वेश्चन आ जाता है कि पहचानिए कि कौन कौन से सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, वह सदिश हमारे सह आदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारा एक ये बिंदु O है, क्या है O, और O से एक सदिश OP हो गया इस डायरेक्शन में, और एक सदिश O से ये क्यों हो गया OQ सदिश। तो जो ये आपके OP सदिश यानी OP वेक्टर और जो OQ वेक्टर हैं, आप देख सकते हो कि ये दोनों सदिशों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो आपका O है। OP सदिश को लिखा तब भी इसका प्रारंभिक बिंदु आपका O पड़ा, ये आपका अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु ये अंतिम बिंदु इसके लिए, इस सदिश OQ के लिए। तो अगर हम बात करें तो जो OP सदिश है उसका भी प्रारंभिक बिंदु O है और जो OQ सदिश है उसका भी प्रारंभिक बिंदु O है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो आपके OP और OQ सदिश हैं ये कौन से सदिश कहलाएंगे, सह आदिम सदिश कहलाएंगे। कौन से सदिश कहलाएंगे, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु आपका क्या हो, एक ही हो, तो वह सदिश हमारे सह आदिम सदिश कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आती है बहुत ही महत्वपूर्ण सदिश की बात करें, यहाँ पर आता है संरेख सदिश। कौन सा सदिश आता है, संरेख सदिश। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, संरेख सदिश क्या होता है। दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं, दो या दो से अधिक सदिश यदि किसी एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। संरेख सदिश जैसे मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक, दो सदिश जो हैं यदि आपस में
क्या इन्होंने बताया, दो से अधिक सदिश जब एक ही रेखा के समांतर होते हैं तो वह सदिश हमारे सह आदिम सदिश कहलाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर बात करें वेक्टर ए वेक्टर बी आपस में समांतर हैं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, जहाँ पर अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो ये दोनों आपके क्या हो जाए सररेख सदिश की ये कंडीशन होती है कि अगर दो से अधिक सदिश किसी अन्य सदिश के समांतर हैं तो वह संरेख सदिश कहलाते हैं। ठीक है ना, एक ही रेखा के समांतर हैं, सॉरी गलती हुई, दो से अधिक सदिश जब एक ही रेखा के समांतर होते हैं तो वो संरेख सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी समांतर है तो संरेख सदिश की कंडीशन होती है यदि वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी के रूप में आ जाए तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है भाई, समांतर सदिश है। लैम्डा का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो याद रखिएगा इस कंडीशन को संरेख सदिश की। और बात करें सहआदिम सदिश की तो सहआदिम सदिश को भी याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें अन्य सदिश की तो ये तीसरा टाइप था शायद हमारा। अब बात करेंगे यहाँ पर समान सदिश की, अगली हेडिंग लगा लीजिए समान सदिश। कौन कौन से सदिश बना देते हैं, सबसे आसान। अब समान सदिश इक्वल वेक्टर की अगर बात करें, ठीक है, अगर दो से अधिक सदिशों के ऐसे सदिश की बात करें जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो तो वो सदिश आपके क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। समान सदिश को देखिए ऐसे लिखा जाता है वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी से लिखा जाता है। समान सदिश की परिभाषा ये होती है कि ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण और दिशा समान होती है तो वह सदिश हमारे समान सदिश कहलाते हैं। बात आती है इसके बाद अगले सदिश की, उस सदिश का नाम है ऋणात्मक सदिश। बच्चा ऋणात्मक सदिश क्या होता है, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश की परिभाषा ये होती है कि एक सदिश जिसका परिमाण जो होता है अन्य दिए गए सदिश के परिमाण के बराबर हो परंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो वह सदिश हमारा ऋणात्मक सदिश कहलाता है। जैसे एक ए बी वेक्टर है, इसका मान बी ए वेक्टर के बराबर दिखा दें तो यहाँ पर माइनस चिन्ह अगर लगा दें, माइनस चिन्ह ये सोच करेगा कि दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये दोनों सदिश ये सदिश कौन सा सदिश कहलाएंगे, ऋणात्मक सदिश। ऐसा एक सदिश जिसका किसी अन्य सदिश के परिमाण के बराबर हो साथ ही में दिशा क्या हो, विपरीत हो। ये सदिश ए बी वेक्टर जो है वो बी ए वेक्टर के क्या है, परिमाण के बराबर है परंतु दिशा में विपरीत होने की वजह से यहाँ पर ऋण चिन्ह लग गया है, इस वजह से यह सदिश आपका ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ए बी वेक्टर को हम वैसे भी माइनस बी ए वेक्टर से लिख दिए तो ये ऋणात्मक सदिश को शो करेगा। इस तरीके से ऋणात्मक सदिश भी आप सभी लोग याद रखिएगा। और देखिए कुछ सदिशों के योगफल के नियम है, जैसे त्रिभुज का नियम है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या कहता है, त्रिभुज नियम बहुत ही सरल भाषा में समझिएगा। जैसे हम बात करें ए से एक कोई मीना लड़की है, वो बी पॉइंट पर जाती है और बी से सी पॉइंट पर जाती है, तो आप सभी लोगों ने एक क्लासों में परिभाषा पढ़ी है, छोटी क्लासों में, विस्थापन की परिभाषा। विस्थापन क्या होता है, किसी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम स्थितियों के बीच चली गई जो न्यूनतम दूरी होती है उसका विस्थापन कहलाती है, और दिए गए पथ का विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पर यहाँ से ए से बी तक जाते हैं, बी से सी तक जाते हैं, तो आप बताइए अगर ए से सी की ओर जाना पड़ेगा तो इधर से हमारा विस्थापन होगा कि नहीं होगा, सबसे न्यूनतम दूरी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो हम त्रिभुज नियम में ये चीज़ आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ए बी और बी सी का योग निकालेंगे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का योग निकालेंगे तो ए सी वेक्टर हमें प्राप्त होगा। ऐसे आप याद रख सकते हो कि अगर ए बी वेक्टर फिर बी से ही कुछ शुरू हो रहा है तो इस बी कॉमन एरिया को हम क्या कर देंगे, यहाँ से गायब कर देंगे और ए सी वेक्टर मिल जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, इन दोनों सदिशों के योगफल के बराबर हो जाएगा। और भैया यही त्रिभुज नियम कहता है। आगे बात करें, एक आता है समांतर चतुर्भुज का नियम। इसी में सदिशों के योगफल का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि जैसे ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी, ठीक, जो ये ए सी रेखा है, जो ये ए सी रेखा है, समांतर चतुर्भुज के नियम में यह बताया गया कि जो ये ए सी रेखा है यानी जो ए सी वेक्टर होगा इसका मान जो होगा वो ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर के योगफल के बराबर होगा। ये समांतर चतुर्भुज के योग का नियम है।
सदिशों के समांतर चतुर्भुज के योग का नियम याद रखिएगा, ये काम आएगा आपके बहुत ही अच्छे तरीके से। ये त्रिभुज का नियम है सदिशों के योगफल का कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, और ये समांतर चतुर्भुज के का नियम है सदिशों के योगफल का कि जो ए सी वेक्टर का मान होगा वो ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर के योगफल के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर आप लोगों को हम बताते हैं कि आगे आपको कौन कौन से फार्मूले पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। तो चलिए अब हम इस टॉपिक पर आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं, जो भी ये आप लोगों को हमने बताया है, कुछ सूत्रों का समावेश किया यहाँ पर, तो इन सूत्रों पर आधारित क्वेश्चनों को डिस्कस कर दे तो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए, है ना। ओके, चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है। देखिए चित्र वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार एग्जाम में आते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं। लिखा कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AC का जो मध्य बिंदु है वो आपका क्या है भाई, बिंदु E है। तो सिद्ध कीजिए कि जो BE वेक्टर का मान है वो 1/2 BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर के योगफल के बराबर है। ये चीज़ सिद्ध करना है। तो आप लोगों ने अगर ये नियम पढ़े अच्छे तरीके से तो जानते होंगे भाई। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि एक त्रिभुज ABC, तो हम एक त्रिभुज बना लिए ABC। इन्होंने कहा जो त्रिभुज ABC है इसकी AC भुजा का मध्य, AC भुजा है, इसका जो मध्य बिंदु है वो आपका E है। B को E से मैंने मिला दिया। तो इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि जो BE वेक्टर का मान है वो 1/2 BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर के योगफल के भैया बराबर है। ये चीज़ आपको सिद्ध करना। देखिए आपको एक बताएं बात, हम ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, ये चीज़ देखना है कि आपको सिद्ध क्या करना है। उसी अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, त्रिभुज का नियम लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम बात करें BE वेक्टर का मान निकालना है, तो दो कंडीशन में निकालना है। एक बार BA आना चाहिए, BC आना चाहिए। तो BA हमें इस त्रिभुज को लेकर मिलेगा और BC इस त्रिभुज को लेकर मिलेगा। तो हम त्रिभुज ले लेंगे पहले BAE में। BAE में अगर हम बात करें BE वेक्टर का मान निकालेंगे, BE वेक्टर का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा BA और प्लस का कितना मिलेगा, AE। BA वेक्टर और प्लस का हमें कितना मिलेगा, AE वेक्टर मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तथा इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज ले लें BCE में, BCE में अगर हम BE वेक्टर का मान निकालें, ध्यान दीजिएगा, BE वेक्टर का मान निकालें तो हमें मिलेगा BC प्लस का EC, BC वेक्टर प्लस का CE वेक्टर। देखिए C को हमें मिला BE वेक्टर के बराबर होगा। अब यहाँ पर बात करेगा, ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। हमें लाना था BA प्लस BC। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो BE कितना हो जाएगा, 2BE वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। इसको जोड़ेंगे हम, तो BA वेक्टर था प्लस AE वेक्टर था और इसमें जोड़ रहे हैं हम BC वेक्टर और प्लस का CE वेक्टर। आप बताइए 2BC वेक्टर बराबर BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर के बराबर हो, मैंने पास कर लिया क्योंकि ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। बाकी अगर बात करें AE वेक्टर और प्लस CE वेक्टर, आप ध्यान से देखिए, ये आपका जो E बिंदु था वो AC का मध्य बिंदु था। तो यहाँ पर जो AE वेक्टर हुआ ये वाला और जो CE वेक्टर हुआ ये वाला। आप देखिए AE का मतलब A से E की दिशा में मतलब जाना है, इस डायरेक्शन में। उसके बाद दिया C से E की मतलब इस डायरेक्शन में आना। ये मध्य बिंदु, तो इनका और इनका परिमाण तो बराबर है। एक की दिशा इधर की और एक की दिशा इधर की, मतलब उल्टा है। एक इधर से जा रही है तो एक इधर से, ठीक। जो दिशा है वो विपरीत है, आप देख पा रहे हो ना। अगर देखिए इसकी दिशा ऐसे और इसकी दिशा भी ऐसे होती तो सेम डायरेक्शन होती, लेकिन इसकी डायरेक्शन आगे। तो एक दूसरे की विपरीत दिशा होने की वजह से, परिमाण बराबर होने की वजह से इनका जो योगफल होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। लिख देना, चूंकि AE व CE दोनों परिमाण में समान व विपरीत हैं, परिमाण में समान व विपरीत हैं। इसका मतलब आप सभी लोग जानते हो यार कि अगर एक परिमाण 3 है और दूसरा -3 है, विपरीत होने का मतलब क्या है, दिशा माइनस चिन्ह, तो दूसरा -3, तो दोनों का योगफल 0 के बराबर हो ही जाना है। तो इसका योगफल 0 के बराबर हो जाएगा और इस तरीके से हमें मिल जाएगा 2VC वेक्टर इक्वल टू BA प्लस BC मिल जाएगा। इसका योगफल 0 के बराबर हो जाएगा, BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ओ सॉरी, गलती हुई, BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर, कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर BE वेक्टर था, BE वेक्टर।
ओके, अब बी ई वेक्टर का मान निकालेंगे तो मिल जाएगा 1/2 बी ए वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर। आपको प्रश्न में यही चीज सिद्ध करना था। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया भैया कि जो सिद्ध करना उसके ऊपर फोकस कीजिए, सवाल लग जाएगा। ये सवाल सब एकदम हलवा। एक प्रश्न लेते हैं और आगे, ठीक। ये क्वेश्चन 2009-2018 में पूछा गया। मैंने कहा कि यहाँ पर हम सारे सिलेक्टेड प्रश्नों को ही लेंगे भैया, समय आपका फालतू नहीं बर्बाद करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम करीब हैं और अगर हमने पढ़ाया और आप लोगों को एग्जाम में ना मिला तो आप हमें ही उल्टा कहोगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को, ये नहीं चाहूँगा ही नहीं कि आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन हम बताएं जो एग्जाम में ना है। सारे सिलेक्टेड प्रश्नों को बताएंगे, एक एग्जाम में तो आने आना है। चलिए भाई, सभी लोग कंटिन्यू भाई क्लास को कीजिएगा, बीच में जाने का कोई मतलब नहीं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जैसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, चित्र ना दिया जाए कि सदिशों बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और उसके बाद दिया गया है सी डी वेक्टर और उसके बाद दिया गया है डी ए वेक्टर, और इन्होंने कहा कि इनका जो है योगफल ज्ञात कीजिए, जहां ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। हम कहते हैं चतुर्भुज ना बनाएं तभी इनका हम योगफल आराम से निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया कि अगर ए बी वेक्टर लिखा है फिर बी सी वेक्टर लिखा है तो बी बी आपका अगर उभयनिष्ठ बीज में पढ़ा है तो इसका योगफल ऐसे लिख दीजिए ए सी वेक्टर। क्लियर है ना? तो अब इतना अगर समझ गए तो देखिए, आपको लिखा है बी ए वेक्टर, तो आपको यहां पर देखिए ए से कुछ शुरू होना मिल रहा है, नहीं मिल रहा, चलिए छोड़िए इसको। बी सी से फिर शुरू हो ये वाला, तो देखिए बी ए वेक्टर और बी सी सी डी का योगफल हो जाएगा बी डी वेक्टर। सी सी कॉमन मिल रहा है ना, तो बी और इसका अंत वाले लेंगे डी। बी डी वेक्टर की योगफल किसका बराबर हो जाएगा? फिर डी ए वेक्टर लिखा, उसको ऐसे लिख देंगे बी ए वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर को जब हम जोड़ेंगे, देखिए डी डी कॉमन मिला तो बी और एक बी ए वेक्टर हो जाएगा। अब बताइए बी ए वेक्टर जुड़ के कितना हो जाएगा? 2 बी ए वेक्टर। इस तरीके से इनका जो योगफल हो जाएगा वो 2 बी ए वेक्टर के योगफल के बराबर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है ऐसा प्रश्न। आगे बात करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा अगले प्रश्न में कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है और सिद्ध करना है आपको ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर का जो अंतर है वो आपका 2ab वेक्टर के बराबर है। ये चीज प्रश्न में सिद्ध करना है। इन्होंने प्रश्न में बताया कि ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ए बी सी डी, मैंने आपके समक्ष एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी। हम यहां पर क्या करेंगे, सभी को पता है अगर ए से बी की ओर चले, बी से सी की ओर चले, सी से डी की ओर चले, डी से ए की ओर, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो गया। तो जो ये आपको मिलेगा बीच में ए सी वेक्टर, क्योंकि ए बी और ए बी सी का जो योग होगा वो ए सी वेक्टर के बराबर होगा। इसी तरीके से हम बी को डी से मिला देंगे तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ऐसे ऊपर की ओर होगी। बी सी सी डी का योगफल जो हो जाएगा वो बी डी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई समस्या? अब आपको जो सिद्ध करना उसके अकॉर्डिंग चलना। मैंने कहा ना जो सिद्ध करना उसको लेकर चलिए। आपको सिद्ध करना ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर, तो आप सबसे पहले निकालिए त्रिभुज। ए सी वेक्टर कहाँ पर मिलेगा? हमें इस त्रिभुज में मिल जाएगा, ठीक। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में सदिशों के योगफल नियम से हमने पढ़ा है कि जो ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर का जो योगफल होगा वो ए सी वेक्टर के बराबर होगा। इसको भैया समीकरण 1 मान लेंगे। अच्छा, अब यहां पर देखिए हमें लाना था 2ab। अगर हम बात करें ये ऊपर इसी से जो लगा हुआ त्रिभुज है ये ले ले, बी सी डी तथा त्रिभुज बी सी डी में अगर हम बात करें तो जो बी सी वेक्टर है और सी डी वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर हमें बी डी वेक्टर का मान निकालना, बी डी वेक्टर का मान, तो बी डी वेक्टर का मान मिल जाएगा बी सी और सी डी के योग से, तो बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर के योग से हमें मिल जाएगा बी डी वेक्टर का मान। हमें निकालना है ए सी माइनस बी डी, तो अगर हम 1 से 2 को घटा दें, 1 से 2 को घटा दें तो ए सी माइनस बी डी हमें मिल जाएगा। जो प्रूव करना है वो ले आएंगे हम, तो निकालेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, तभी जो प्रूव करना वही आ पाएगा। मैंने बार बार कहा कि जो प्रूव करना उसी को देखिए। तो अगर ए सी वेक्टर से हम माइनस कर दें भैया बी डी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर का मान है आपका ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और इससे हम माइनस करने जा रहे हैं बी डी वेक्टर को। बी डी वेक्टर का मान है बी सी वेक्टर प्लस का सी डी वेक्टर। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है? अब भैया नहीं समझ में आएगा तो कैसे आएगा? बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर बराबर, देखिए ये आपका हो गया ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर माइनस सी डी वेक्टर।
आप बताइए यहाँ पर प्लस का BC वेक्टर माइनस का BC वेक्टर तो जीरो हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये मिल जाएगा AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर, और ये बचा माइनस का CD वेक्टर। आप बताइए जो CD वेक्टर है वो AB वेक्टर के बराबर हो BA वेक्टर के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो CD वेक्टर है वो BA वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर में बराबर होती हैं। तो जो CD वेक्टर हो जाएगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? AB वेक्टर के बराबर होगा। गलती हो रही भैया, जो CD वेक्टर होगा किसके बराबर होगा? AB वेक्टर के बराबर होगा। आप लिख देना, सीधी सीधी बात ऐसे लिखना, क्योंकि जो CD वेक्टर है वो बराबर होगा AB वेक्टर के, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो इस तरीके से AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर का जो अंतर मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 2AB वेक्टर, जो कि आपको प्रश्न में भैया प्रूफ करना था और बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ हो चुका है। और मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए होंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे बात करेंगे यहाँ पर और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। ठीक, इकाई सदिश मैंने निकालना आपको बता ही दिया। ठीक, किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का स्थित सदिश निकालना, या दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखा है उसका सदिश निकालना आपको बता दिया। ठीक, अब आपको आप बताते ये हैं कि जैसे मान लीजिए किसी मूल बिंदु के सापेक्ष एक बिंदु दिया गया A और एक B दे दिया गया। बिंदु A का सदिश वेक्टर A और बिंदु B का सदिश वेक्टर B है, और उस रेखा को एक बिंदु G है जो कि M अनुपात N में विभाजित करता है, अंतः विभाजित और बाह्यता विभाजित या मध्य बिंदु। तीनों का आपका सूत्र आपको आना चाहिए। अभी देखना कैसे आपको बता रहे हैं। ठीक, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं। हमने कहा ना एक एक फार्मूला, और उस पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके हम यहाँ पर खल्लास करेंगे, उनका खात्मा करेंगे। ठीक, बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न इसी क्लास से पूरा पुटअप होना चाहिए भाई। ओके, तो चलिए भाई अगला महत्वपूर्ण सूत्र जानते हैं। सभी विद्यार्थी रेडी हैं? ठीक, चलिए अगला जो हमारा सूत्र होगा वो ये होगा, ध्यान से देखिएगा। सूत्र हमारा ये है कि दो सदिशों OA और OB, नहीं सॉरी गलती हुई, यदि दो बिंदुओं A और B, दो बिंदु दे दी जाए, दो बिंदु A और B के जो स्थित सदिश हों वेक्टर A और वेक्टर B हों। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि पूरी हिंदी तो भैया व्हाइट बोर्ड पर लिखी नहीं जा सकती। दो सदिशों वेक्टर A और B के स्थित सदिश यदि वेक्टर A और वेक्टर B हैं और किसी मूल बिंदु के सापेक्ष हैं, किसी मूल बिंदु के सापेक्ष हैं, तो G जो रेखा AB को M अनुपात N के अनुपात में बांटता है का स्थित सदिश क्या होगा? ठीक, ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं समझिए। बिंदु A बिंदु B है, वेक्टर A वेक्टर B, ये G है, इसको M अनुपात N के अनुपात में विभाजित करता है मूल बिंदु। तो इस बिंदु का जो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे, अंतः विभाजन लिख देते हैं यहाँ पर। सूत्र याद रखिएगा, सूत्र क्या होता है देखिए भाई, इस G बिंदु के जो इस G बिंदु का जो सदिश का मान होगा, क्या लिखा है कि G बिंदु जो आपको इस रेखाखंड को M अनुपात N के अनुपात में विभाजित होता है, इसके स्थित सदिश का मान क्या होगा? इसके स्थित सदिश का मान होगा NA वेक्टर प्लस MB वेक्टर अपान में N प्लस M। ठीक है ना, तो G बिंदु का स्थित सदिश होगा वो आपका, इसको आप लिख सकते हो OG। क्या लिख सकते हो? OG। ठीक, याद रखिएगा कि अगर एक बिंदु A और B के मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थित सदिश हो वेक्टर A वेक्टर B हो, तो जो G बिंदु है इस रेखाखंड को यदि M अनुपात N में विभाजित करता है, तो इसके जो स्थित सदिश के निर्देशांक स्थित सदिश का मान होगा वो NA वेक्टर प्लस MB वेक्टर अपान में N प्लस M हो जाएगा। ये अंतः विभाजन की बात मैं कर रहा हूं। अगर यहाँ पर बात कर दी जाए बाह्यता विभाजन की, तो इसका सूत्र भैया बदल जाएगा, और बाह्यता विभाजन में आपको सूत्र लगाना है OG वेक्टर इक्वल टू NA वेक्टर प्लस MB वेक्टर अपान में प्लस नहीं लगाना है, बाह्यता विभाजन में आपको माइनस लगाना है। बस बाह्यता विभाजन में आपको माइनस लगाना है। याद रहेगा? उम्मीद है याद रहेगा। और एक तीसरा सूत्र बनेगा, यदि ये अनुपात बराबर हो जाए, यानी M N के बराबर हो जाए, तो ये सूत्र निकल के आ जाएगा OG का स्थित सदिश यानी G वेक्टर का G बिंदु का स्थित सदिश जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान में 2। मतलब सीधी सी बात आप बोल रहे हो कि मध्य बिंदु का स्थित सदिश, क्योंकि अगर अनुपात बराबर हो गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का स्थित सदिश निकालना होगा तो सूत्र लगेगा दोनों सदिशों के योगफल का आधा। ये वेक्टर बी है भैया। बताइए ये 3 सूत्र आपको समझ में आए कि नहीं समझ में आए? समझ में जरूर आए होंगे। और ये 3 सूत्र समझ में आ गए हैं तो चलिए इस पर आधारित हम क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से सूत्रों का। तो चलिए अब हम इस सूत्र पर आधारित एक प्रश्न लेते हैं, फिर आप लोगों को ये बताते हैं कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणन होता है, वो उसका क्या सूत्र होता है, उस पर आधारित क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अभी जो मैंने आपको विभाजन सूत्र बताया उस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न की। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2019 और 2020 में पूछा गया है। इसमें बोला जा रहा है कि बिंदुओं 2,-5,1 और 1,4,-6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। मैंने अंतः, बाह्यता और मध्य बिंदु तीनों का बताया हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमें वेक्टर ए का मान दिया गया है। वेक्टर ए का मान कितना दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है 2,-5,1 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा जो बिंदु है वो आपका P है। तो हमका जो भी बिंदु दिया गया है सबसे पहले इसका स्थित सदिश निकालना है। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई बिंदु आपको दिया जाए P, जिसका बिंदु दे दिया जाए x, y, z। स्थित सदिश निकालने के लिए xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अभी शुरुआत नहीं बताया। तो यहाँ पर जैसे बिंदु आपको दिए गए, मान लिया कि माना जो बिंदु दिया गया वो P दिया गया, तो P का स्थित सदिश निकालेंगे। बिंदु दिया गया 2,-5,1, मतलब स्थित सदिश हो जाएगा 2i कैप माइनस 5j कैप और प्लस का k कैप। दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं जो Q बिंदु, दूसरा बिंदु मान लेते हैं Q, और Q बिंदु का स्थित सदिश निकालेंगे तो OQ। वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, बिंदु दिया गया 1,4,-6, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 6k कैप। जो भी बिंदु दिए जाए सबसे पहले उसका स्थित सदिश निकालिए। अब इन्होंने कहा कि अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है। अनुपात क्या दिया गया है, m अनुपात n का मान दिया गया 2:3। यही तो दिया गया, यानी m का मान 2 और n का मान 3। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए जो आप इस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। तो आप लिखोगे, मान लीजिए कि जो R बिंदु है वो इसको अंतर्विभाजित करता है। तो R बिंदु का स्थित सदिश या निर्देशांक निकालना है। R बिंदु का क्या निकालना है, स्थित सदिश या निर्देशांक। हमने स्थित सदिश मैंने सूत्र बताया अंतर्विभाजन का, n a वेक्टर प्लस का m b वेक्टर अपान में n प्लस m बताया ना। अभी मैंने सूत्र बताया इसीलिए पहले तब इसका यूज कर रहा हूं मैं। n की अगर बात करें तो n का मान आपको दिया गया 3, m का मान आपको 2 दिया गया। तो 3 गुणे यहाँ पर वेक्टर a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा पहला सदिश है क्या दिया गया है आपको, OP वेक्टर दिया गया है 2i कैप माइनस का 3j कैप 5j कैप, गलती नहीं कीजिएगा भाई 5j कैप और प्लस का k कैप। फिर m का मान आपको 2 दिया गया, 2 लिखेंगे। दूसरा b वेक्टर का मतलब दूसरे सदिश का मान लिखेंगे, यहाँ पर स्थित सदिश का मान i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप और पूरे के अपान में लिख देंगे m प्लस n, यानी दोनों का अनुपात का योगफल। इस तरीके से मिल जाएगा हमें 3 दूनी 6i कैप और 5 15j कैप और प्लस का 3k कैप 2i कैप 8j कैप और 6 दूनी 12k कैप और पूरे के अपान में 3 तो कितना हो जाएगा 5, 6i कैप 2i कैप कितना हो जाएगा 8i कैप और माइनस 15 और प्लस का 8 माइनस का 7j कैप प्लस का 3k माइनस का 12k माइनस का 9k कैप और अपान में हो जाएगा 5। इस तरीके से जो बिंदु जो है इस रेखा को अंतः विभाजित करता था 2:3 के अनुपात में, उसका जो स्थित सदिश प्राप्त हो गया वह 8i कैप माइनस का 7j कैप माइनस का 9k कैप। ठीक, ओके। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आता है। अंतःविभाजन बाह्यताविभाजन याद रखिएगा भाई, बाह्यताविभाजन में केवल माइनस लगाना है बस, मध्य बिंदु में तो कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक, अब चलिए आपको हम बता देते हैं दो सदिशों के का जो अदिश गुणन होता है उस पर आधारित कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, क्या सूत्र होता है, कैसे
प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उस सूत्र पर आधारित। तो ये अंतः और बाह्यता व्यंजन का भी याद रखिएगा, एक प्रक्षेप वाला सूत्र भी है, उसको भी यहाँ पर याद रखिएगा। हेडिंग लगा लीजिएगा, दो सदिशों का अदिश गुणन, इसको भैया डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। दो सदिशों का अदिश गुणन, जैसे दो सदिश हैं वेक्टर ए वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो इन दोनों सदिशों के परिमाण और इनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक, प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत कब कहे जाएंगे? लंबवत की स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर कोण यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हमने 0 दिखा दिया, इसका मतलब यहाँ पर दोनों सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी क्या हैं? परस्पर लंबवत हैं। लंबवत होने की स्थिति यही होती। ठीक, दोनों सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती। क्लियर है ना? ठीक, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, जो भी आपके एग्जाम पूछे गए, और थीटा का मान निकालना है तो इसको इधर 75 कर देंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। भैया प्रश्न हम प्रत्येक लेंगे, थोड़ा समय लगेगा इस क्लास में, लेकिन एक एक बात को अच्छी तरीके से समझ के ही जाएंगे। सदिश का अगर पोस्टमार्टम करना है तो समय देना पड़ेगा, सदिश बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, पहला प्रश्न लेते हैं। दिया गया सिद्ध कीजिए वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 3k कैप। एक वेक्टर ए का मान दिया गया, ध्यान से देखिएगा। वेक्टर ए का मान आपको दिया गया है आई कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 3k कैप, तथा एक दूसरा सदिश दिया गया है वेक्टर बी इक्वल टू, क्या दिया गया है? 4i कैप और उसके बाद दिया गया प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। और बताया जा रहा है कि आप ये सिद्ध कीजिए कि ये परस्पर लंब है। मैंने कहा कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यदि जो है 0 मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो दो सदिश परस्पर लंब है। आपको बता दें कि जो एकांक लंब कोणिक सदिश होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, इनमें जो है डॉट प्रोडक्ट में क्या संबंध होता है आपको बता दें। अगर हम आई डॉट मल्टीप्लाई आई डॉट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। जे डॉट मतलब किसी भी एकांक लंब कोणिक सदिश का स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मान 1 के बराबर होता है। के कैप डॉट के कैप का मान निकालेंगे 1 मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पर हमने आई डॉट का आई कैप का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट अगर जे के साथ करा दिया तो उसका मान 0, जे का आई के साथ करा दिया 0, जे का के साथ करा दिया 0, समझ जाइए आगे। लेकिन अगर स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट कराए तो मान 1 हो जाएगा। ये एकांक लंब कोणिक सदिशों में अदिश गुणन की जो होती प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमें दिखाना कि ये दो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये परस्पर लंब हैं, तो हम क्या करेंगे? इनके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालेंगे। वेक्टर ए का मान है आई कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट दिखाएंगे 4i कैप प्लस 2j कैप और उसके बाद माइनस का 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको हम बता दें कि आपको आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे का जे के साथ, के का के साथ। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई का मल्टीप्लाई 1 होता है, बाकी किसी के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए आई डॉट का मल्टीप्लाई आई डॉट से होगा 1 हो जाएगा, इसका गुणांक 4, इसका गुणांक 1 है तो ये केवल 4 हो जाएगा। जे का जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जे डॉट जे का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। के डॉट के का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 का गुणा करेंगे 4 3 माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस होता है, के डॉट के का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इस तरीके से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हमें मिल जाएगा 4 8 4 12, 12 से 12 गया 0। हमने कहा अगर दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों सदिश परस्पर लंब है। लिखेंगे अतः वेक्टर ए वेक्टर बी परस्पर क्या है? लंब है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आता तो ये दोनों सदिश परस्पर लंब नहीं होते। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक, चलिए और लेते हैं क्वेश्चन इसी पर आधारित। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके आ जाते हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये दिया गया है कि यदि वेक्टर ए बराबर दिया गया है, लिखते हैं पहले यहाँ पर अगले प्रश्न में। वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप और वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप
प्लस का के कैप, ठीक। और वेक्टर सी भी बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 3i कैप प्लस का जे कैप। इस प्रकार है कि जो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी है, इसका जो मान, ठीक, ये जो है किस पर लंब है, वेक्टर सी पर लंब है। अगर वेक्टर सी पर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी लंब है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है अगर वो 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों परस्पर लंब हैं। इन्होंने ये तो बोला कि इस प्रकार है कि परस्पर लंब हैं, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है भैया। यार हमने पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं। अब आपको निकालना है, तो आप बताइए लैम्डा का मान क्या होगा। अगर ये इस पर लंब है तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, तो लैम्डा का मान क्या होगा। चलिए वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का पहले मान निकालेंगे। तो वेक्टर ए का मान है 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप प्लस लैम्डा लगाएंगे, है ना। लैम्डा के बाद वेक्टर बी का मान रख देंगे माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। क्लियर। अब ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए i कैप माइनस i कैप लैम्डा का गुणा करेंगे माइनस का i कैप लैम्डा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2j कैप लैम्डा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे k लैम्डा, k कैप लैम्डा। अब क्या करेंगे, i कॉमन लेंगे और देखेंगे अंदर हमें क्या मिला। तो इस तरीके से हम i कैप अगर कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा 2 यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए माइनस का 1, माइनस का लैम्डा और i कैप, दोनों में i कैप कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस का लैम्डा बच जाएगा। इसी तरीके से 2 प्लस का कितना बचेगा, 2 लैम्डा, अगर j कैप कॉमन लेंगे, इसमें अगर हम k कैप कॉमन लेंगे तो 3 प्लस का लैम्डा, ठीक, और ये हो जाएगा k कैप। क्लियर इतनी बात कि नहीं क्लियर। अब आपका थोड़ा ठीक है, i j k के रूप में बन गया। अब ये इस पर लंब होगा तो i का i के साथ मल्टीप्लाई, j का j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0 के बराबर दिखाएंगे तो हमें लैम्डा का मान मिल जाएगा। क्यों 0 के बराबर दिखाएंगे, क्योंकि ये भैया लंब है ना, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे 9 वेक्टर ए प्लस का लैम्डा वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के बराबर दिखा के 0 दिखा देंगे, क्योंकि ये सी पर क्या है, लंब है। तो इसका मान आ चुका है भैया 2 माइनस का लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस का 2 लैम्डा इंटू में j कैप प्लस का 3 प्लस का लैम्डा इंटू में k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे सी वेक्टर का मान है 3i कैप प्लस का j कैप। ये दिया गया ना प्रश्न में, ठीक। k का नहीं दिया गया, मतलब k का गुणांक 0 है, k नहीं दिया गया, इसका मतलब 0 k आप लिख सकते हो। चलिए 0 के बराबर दिखा देंगे तो i का i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा से, तो 3 2 जा 6 माइनस का 3 लैम्डा। j का j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 लैम्डा, j डॉट j का मल्टीप्लाई 1। अच्छा 0 का k, देखिए यहाँ पर गुणांक 3 प्लस लैम्डा, यहाँ पर इसका गुणांक 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा बराबर 0। क्लियर। अब देखिए 6 और 2 ये हो जाएगा 8, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0, यानी लैम्डा बराबर आपको 8 मिल जाएगा। इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं कि अगर एक सदिश दूसरी सदिश पर लंब है तो बताइए लैम्डा का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। एक प्रश्न और आप सभी लोगों के समक्ष लेते हैं जिसमें आपको दो सदिशों के बीच का कोण निकालना है। बिल्कुल इसी सूत्र पर आधारित प्रश्न होगा, ठीक। चलिए देखते हैं, समय को लॉस ना करते हुए हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे आपकी टेंशन उतनी ज़्यादा खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो परिमाण हैं वो 1 और 2 हैं। दो सदिश हैं, वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी। वेक्टर ए का परिमाण दिया गया, इसका मतलब माड का मान दिया गया। वेक्टर ए का मान कितना दिया गया है कि परिमाण का मान 1, वेक्टर बी का परिमाण 2 दिया गया है, तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया गया है 1। आप ये बताइए कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, तो आप लिखोगे हमने अभी पढ़ा है,
हमने अभी अभी पढ़ा है कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उन दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल और इनकी बीच बनी गोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आपको 1 दिया गया, 1 रख देंगे। वेक्टर ए का परिमाण आपको 1 दिया गया, 1 रख देंगे। वेक्टर बी का परिमाण आपको 2 दिया गया, 2 रख देंगे। हमें कोण का मान मतलब थीटा का मान निकालना है। ये 2 जाएगा 1 के बटे में, 1/2 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। 1/2 कॉस कितने की वैल्यू होती है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, बराबर कॉस थीटा। थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, या इसको π/3 लिख सकते हो। बताइए, समझ में आई बात? क्लियर समझ में आई? अगला क्वेश्चन लेते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। ये एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये 2022 में भी पूछा जा चुका है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए, और मैंने आपको आंसर पेपर में सॉल्व भी कराया है। देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है कि आपको सिद्ध करना है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। एक ये सदिश दिया गया है, इसको हम वेक्टर a मान लेते हैं, ठीक। और एक सदिश वेक्टर b बराबर मान लेते हैं, दिया गया है आपको i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। फिर दिया गया है वेक्टर c इक्वल टू, क्या दिया गया है? 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप। ये बता रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इन भुजाओं के जो परिमाणों का मान होगा, दो भुजाओं के वर्गों का योग अन्य तीसरी भुजा के वर्ग के योग वर्ग के बराबर होना चाहिए। यही तो पाइथागोरस प्रमेय होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो वेक्टर ए दिया गया है इसका परिमाण निकालेंगे। परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट लगाते हैं। आई के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, जे के गुणांक का स्क्वायर जे का गुणांक -1 -1 का स्क्वायर 1, के गुणांक का स्क्वायर के का गुणांक 1 है, 1 का 1 आ जाएगा। वेक्टर ए का जो मान हो जाएगा अंडर रूट आपका 6 हो जाएगा। इसी प्रकार वेक्टर बी का मान निकालेंगे। तो देखिए, आई के गुणांक का स्क्वायर आई के गुणांक 1 का स्क्वायर करेंगे, जे के गुणांक का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कर देंगे, के गुणांक का स्क्वायर के का गुणांक -5 इसका स्क्वायर कर देंगे। और इस तरीके से वेक्टर बी का हमें परिमाण मिल जाएगा 1 + 9 + 25, 25 9 34, 34 से कितना हो जाएगा? अंडर रूट 35। इसी प्रकार वेक्टर सी का परिमाण निकालेंगे। वेक्टर सी का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे? आई के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर जे के गुणांक का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, के गुणांक का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 16 32 और 9 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 41। आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें वेक्टर सी का परिमाण के वर्ग का मान जो होगा वो इसके वर्ग के बराबर होगा। अंडर रूट 45 अंडर रूट 6 का आप वर्ग करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? देखिए, इसका वर्ग करोगे 35, इसका वर्ग करोगे 6 और इसका वर्ग करोगे 41। 41 जो हो जाएगा 35 + 6 के बराबर होगा कि नहीं? अर्थात वेक्टर सी के मान का स्क्वायर जो है वो वेक्टर बी के मान के स्क्वायर प्लस वेक्टर ए के मान के स्क्वायर के बराबर। दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर है। अतः ये तीनों एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यही सिद्ध करना था। बताइए, मजा आया कि नहीं आया इस प्रश्न में? उम्मीद है कि जरूर मजा आया होगा। स्क्रीनशॉट अगर आप सभी को लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों की ओर। तो चलिए अब एक छोटा सा प्रश्न और आप सभी लोगों के समक्ष लेते हैं। दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट पर और उसके बाद दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर जानेंगे और उस पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम छोटे से बड़े क्वेश्चन यहाँ पर प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी भाई कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, प्रश्नों का अभ्यास जरूर करना बोर्ड एग्जाम के पहले। सारे सिलेक्टेड प्रश्न मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया है कि अगर एक सदिश वेक्टर ए का मान आपको दिया जाए कि आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक, और एक सदिश आपको दिया गया है वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, कि बीच का कोण निकालना। दो सदिशों के बीच का कोण अगर निकालना है तो आप कहोगे हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इनटू में कॉस थीटा। जानते हो सभी लोग? इन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कराना मैंने आपको बताया, इनका परिमाण निकालना मैंने बताया। निकालिए परिमाण और यहाँ पर बट्टे में भेजकर थीटा का मान निकाल के हमें बताइए कितना आएगा। इतना कर सकते हो कि नहीं? बताइए जल्दी जल्दी।
फिर अगला प्रश्न हम आप लोगों को लेने से पहले ये बताएंगे कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कौन कौन से फार्मूले बनते हैं, वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगली हेडिंग लगा लेंगे दो सदिशों का सदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन, सदिश गुणन को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणन, जैसे एक वेक्टर ए दिया गया, एक वेक्टर बी दिया गया, ठीक। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर आपको ए दिया गया जिसका मान है आपका a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप। एक वेक्टर बी आपको दे दिया गया a2 आई कैप, b2 जे कैप और c2 के कैप। और इन दोनों वेक्टरों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, यानी सदिश गुणन। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालने के लिए यहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप पहले लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? जिसका जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वेक्टर ए में आई का गुणांक कितना है? a1, जे का गुणांक b1, के का गुणांक c1, फिर इसमें a2, b2 और c2। फिर क्रॉस प्रोडक्ट हम कर देंगे। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जान लीजिए। यहाँ पर पहले आई कैप लेंगे, इस कॉलम इस रो को छोड़ेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे b1, c2 माइनस लगाएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे b2 c1, फिर प्लस जे कैप ले लेंगे। जे कैप देखेंगे तो हमारा दूसरे कॉलम में पड़ रहा है, पहली रो को छोड़ देंगे, c2 a1 का गुणा हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 का गुणा c1 से हो जाएगा a2 c1। फिर प्लस के कैप ले लेंगे, तो के कैप जब लेंगे तो हम क्या करेंगे? तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो छोड़ देंगे, b2 का गुणा a1 से हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 का गुणा a2 से हो जाएगा b1 a2। और इस तरीके से जो प्राप्त हमें सदिश मिलेगा वो इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक नहीं कई सारे क्वेश्चन लेते हैं, तभी जाके इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। आप ये मत सोचना बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं इसमें, अभी दिखाते हैं आपको एक से एक टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। कैसे कैसे प्रश्न दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट पर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना। आप भी थोड़ा अचंभित हो जाओगे एकदम, बस इतने आसान नहीं आपसे पूछ लिया जाएगा कि दो सदिशों का भाई क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, ठीक। आंसर कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा उस क्वेश्चन का, मैं देख लूंगा कितने लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि एक वेक्टर ए दिया गया है, एक वेक्टर ए दिया गया है जिसका मान आपको दिया गया है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। एक वेक्टर बी दिया गया है जिसका मान है आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। आपसे बोला जा रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान बताइए। मैंने क्या कहा कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप लिखते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके आई जे के गुणांक पहले लिखेंगे, आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 3, के का गुणांक 2। इसमें आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2, के का गुणांक 1। क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, मैंने क्या कहा? पहले आई को लेंगे, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चिन्ह के साथ लेंगे तो आई कैप लगाएंगे। फिर देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 2 दूनी 4। फिर माइनस जे कैप लगाएंगे, हो सकता है मैंने वहां पर प्लस जे कैप लगा दिया हो तो गलती से उसको समझ लीजिएगा, ठीक। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चिन्ह के साथ लेना आपको, माइनस जे। अब जे हमारा दूसरे कॉलम में पड़ेगा तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। फिर प्लस के कैप में आ जाएंगे, के कैप हमारा तीसरे कॉलम में पड़ता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 3 1 कम 3 हो जाएगा। इस तरीके से 3 से 4 जाएगा, माइनस 1 बचेगा तो माइनस आई कैप, 2 से 2 जाएगा यानी 0 जे कैप हो जाएगा, और 4 से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा यानी प्लस के कैप। इस तरीके से हमें दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मिलती है। बताइए इतनी सभी लोग बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। अब चलिए इस पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में कैसे टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न लेते हैं भाई। देखिए 2 घंटे की क्लास करीब करीब जा सकती है, इसलिए सभी लोग धैर्य बना करके अच्छी तरीके से प्रश्नों को कीजिएगा, इस चैप्टर को अगर अच्छे से कवर करना है तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यदि 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस प्लस का 27 के कैप, 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप और प्लस का 27 के कैप, ठीक। इन्होंने कहा है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही लिख दिया डायरेक्ट, आई कैप प्लस का लैम्डा जे कैप और प्लस का म्यू के कैप।
बराबर 0 है तो म्यू और लैम्डा के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई है। म्यू और लैम्डा के मान बताइए अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 6, के का गुणांक 27। यहाँ पर आई का गुणांक 1, जे का गुणांक लैम्डा, के का गुणांक म्यू। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसे हम 0 के बराबर दिखा देंगे क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है। चलिए आई कैप लेंगे तो देखिए ये कॉलम ये रो छूट जाएगी, 6 म्यू हो जाएगा माइनस 27 लैम्डा हो जाएगा। फिर प्लस के बाद फिर माइनस जे कैप लेंगे, जे कैप दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, म्यू का गुणा 2 से हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 एक कम 27। फिर आ जाएंगे प्लस का के कैप ले लेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे हम भाई, ये आपका हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 एक कम 6 बराबर 0। क्लियर। अब देखिए ये आपका इस 0 के स्थान पर क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते थे कि नहीं। तो यहाँ पर आई का गुणांक 0, यहाँ पर आई का गुणांक 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा, तो 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर आई का गुणांक ये था, यहाँ पर आई का गुणांक 0, तुलना करेंगे तो। इसी तरीके से यहाँ पर जे का गुणांक आप देखिए तो ये आपका भैया माइनस का 2 म्यू माइनस का 27, देखिए माइनस भी तो है, और यहाँ पर जे का गुणांक 0, तो 0 बराबर दिखा देंगे। तो माइनस उधर चला जाएगा 2 म्यू और 27 उधर जाएगा प्लस का 27, यानी म्यू बराबर आपको 27/2 मिल जाएगा। और इस म्यू का मान या रखें या ना रखें, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं हम कि 2 लैम्डा माइनस 6, ये भी 0 बराबर क्योंकि के का गुणांक 0 है। तो इस तरीके से लैम्डा का मान निकल आएगा 6/2, काटेंगे लैम्डा बराबर 3 आ जाएगा। तो आपको इस प्रश्न में निकालना था कि आप बताइए लैम्डा और म्यू का मान क्या होगा। तो लैम्डा का मान भैया 27/2 और म्यू का मान 3, या इस म्यू का मान उठा के यहाँ पर रख देते तब भी आपको लैम्डा का मान मिल जाता। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में भैया बनते हैं। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा एक तगड़ा प्रश्न, ये क्रॉस प्रोडक्ट पर बना हुआ है। ये ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है उसको भी देख लेते हैं। कोई बोर तो नहीं हो रहा है भाई, कमेंट कीजिए। कुछ लोग तो बोर होकर चले जाते हैं, क्या करें, परेशान है। ठीक, सारा चैप्टर आपको 2 घंटे में निचोड़ के दे रहे हैं तब भी बोर होने लगते हो। पूरे साल नहीं पढ़ाई की हो तो 2 घंटे तो कर लो कम से कम है। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है, क्या बोला है, इन्होंने कहा कि आप ये बताइए, पहले ये प्रश्न लेते हैं। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप 3i कैप माइनस प्लस 4j कैप माइनस के कैप से होकर जाने वाले समतल के लंबवत इकाई सदिश। आपको बता दें कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लंबवत इकाई सदिश का मान निकालना हो, ठीक, तो आप क्या करना है कि एन कैप बराबर सूत्र लगाना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बट्टे में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वैसे मैंने बता दिया है इकाई सदिश निकालने के लिए वो पहले सदिश लिखिए फिर उसका मापांक। तो हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के अंतरिक्ष निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले निकाल लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर एक प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष लेते हैं, दिया गया है वेक्टर ए का मान दिया गया, कितना दिया गया 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। उसके बाद वेक्टर बी का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया 3i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का के कैप। ये बोला जा रहा है कुछ गलत नोट कर लिया मैंने, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप से होकर जाने वाले समतल के लंबवत इकाई सदिश निकालना है। तो समतल के लंबवत इकाई सदिश निकालना तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप निकालोगे, वो तो मैंने आपको निकालना बता ही दिया है। दाएं हाथ का खेल है आपके। देखिए भाई जे का गुणांक यहाँ पर कितना भाई 1 है, के का गुणांक 1 है, यहाँ पर आई का गुणांक 3, जे का गुणांक 4, के का गुणांक -1। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई कैप लोगे। ठीक, आई कैप का कॉलम रो छोड़ दोगे, 1 1 कम 1 -1 के गुणा +1, 4 1 कम 4 -4, फिर माइनस जे कैप लोगे। ठीक, तो जे कैप वाला कॉलम आप छोड़ोगे, 2 1 कम -2 माइनस सूत्र लगाएंगे, 3 1 कम 3 प्लस के कैप लोगे। तो तीसरा कॉलम आप छोड़ोगे, है ना, ये सब कम जानते हो, 4 दूनी 8 माइनस 3 1 कम 3 -3 माइनस प्लस सूत्र, ये हो जाएगा 3। इस तरीके से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आ जाएगा माइनस का 3i कैप और -3 -2 -5, -5 का गुणा माइनस हो जाएगा तो +5 जे कैप, 8 3 कितना हो जाएगा 11 के कैप। इस तरीके से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिल गया। इसके लंबवत इकाई सदिश का मान निकालना तो एन कैप बराबर
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लगा देना और बटे में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जब भी निकालना हो तो आपको यही सूत्र लगाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सदिश का मान लिख दोगे 3i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 11k कैप और बटे में इसका परिमाण। किसी दिए गए सदिश का परिमाण निकालने के लिए i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा -3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 11k कैप अपान में हो जाएगा 121। सब जोड़ लीजिए, 5 1 6 और 6 और 9 कितना हो जाएगा भैया 15, अंडर रूट के अंदर हासिल आया 1, 12 2 14 और 1 15 है ना, 155 अंडर रूट के अंदर आएगा। इस तरीके से हमें इसके लंबवत इकाई सदिश का मान, समतल के लंबवत इकाई सदिश का मान पता चल गया। क्लियर है? बताइए भाई, किसी को कोई समस्या, कोई आपत्ति? ठीक, कोई समस्या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, ओके, चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ले लिया होगा तो चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ऐसे प्रश्नों का जरूर लेकर रख लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर गेज पेपर, हर सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, हर मॉडल प्रश्न पत्र में भी देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न मैं आपके समक्ष ले रहा हूं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश निकालिए। ठीक, और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि जहां वेक्टर ए बराबर, देखिए वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। ओके, अब इन्होंने कहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बोला वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश निकालना है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और फिर इनका क्रॉस बटे में इनका मॉड आप कीजिए। क्लियर? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकालोगे, आई कैप कितना हो जाएगा 2i कैप, जे कैप 2j कैप कितना हो जाएगा 3j कैप, के कैप 3k कैप कितना हो जाएगा 4k कैप। ठीक, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से। आई कैप से आई कैप जाएगा 0i कैप, जे कैप से जे कैप जाएगा माइनस का जे कैप, के कैप से 3k कैप जाएगा माइनस का 2k कैप। ठीक, अब क्या करना है, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, आई जे के, आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 3, के का गुणांक 4, आई का गुणांक 0, जे का गुणांक -1, के का गुणांक -2। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, आई कैप। ठीक, ये कॉलम ये रो छूट जाएगा, कैप जरूर लगा दीजिएगा। अब देखिए 3 होने कितना जाएगा -6 माइनस 4 एक कम -4 माइनस सूत्र वाला प्लस का 4, फिर माइनस का जे कैप में दूसरा कॉलम छूटेगा, 2 दूनी -4 माइनस 0, 4 का गुणा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर प्लस के कैप, तीसरा कॉलम हमारा छूट जाएगा। ठीक, 2 एक कम माइनस का 2 माइनस 3 शून्य में कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से -6 4 कितना हो जाएगा -2 आई कैप, और यहाँ पर -4 माइनस का गुणा प्लस का 4j कैप, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2k कैप। अब इसके लंबवत हमको मात्रक सदिश निकालना है, तो हम लगाएंगे n कैप इक्वल टू, इसी का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया, माइनस का 2i कैप आया प्लस का 4j कैप आया और माइनस का 2k कैप आया कि नहीं। पहले सदिश फिर इसका मापांक, बटे में भैया मापांक रख देंगे अंडर रूट, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। n कैप बराबर आ जाएगा -2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 2k कैप अपान में अंडर रूट 4 4 8 16 कितना हो जाएगा अंडर रूट 24। इस तरीके से हमें क्या निकालना था, यहाँ पर मापांक सदिश निकालना था। बताइए किसी को कोई समस्या? आप इसे 2 रूट 6 लिख सकते हो, 6 चौक 24 होता है। नहीं, इतना ही आंसर आपके लिए काफ़ी। किसी को कोई समस्या हो तो भाई बताएं। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सोच समझ के तैयार कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है ना। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और आपको बताते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित, उनको भी नोट कर लीजिए और उन पर आधारित सवालों को भी यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बताइए समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं सवाल? सदिश बीजगणित भैया बहुत आसान है। ठीक, बस कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक एक टाइप जो भी मैं आपको हल करा रहा हूँ इनको लगा डालिए, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में।
थोड़ा सा मैं गणित तेज भी आपको पढ़ाने लगता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कोई विद्यार्थी लगातार 4 घंटे बैठ के ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकता है, तो मैं सोचता हूँ कि लगातार आपको 2 से ढाई घंटे में ज़रूर पूरा पढ़ा दूँ। चलिए कुछ चीज़ें और आपको बताने जा रहे हैं, इसको समझिएगा ध्यान से। क्या बताने जा रहे हैं? अगर आपको एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं दे दी जाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, पहला सूत्र लिखेगा, यदि समांतर चतुर्भुज की आसन्न का मतलब एक दूसरे से लगी हुई आसन्न भुजाएं वेक्टर ए व वेक्टर बी हों, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? उसका सूत्र होता है इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण निकाल लीजिए, वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। याद रहेगा, अगर आपको एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, यदि उसके विकर्ण D1 व D2 या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आसन्न भुजाएं न दी हूँ, विकर्ण दिया हो, तो सूत्र लगा देना है 1/2 D1 क्रॉस D2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मान निकाल दीजिएगा, उसका 1/2 कर दीजिएगा, तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 तरीकों से पता चल सकता है, या तो समांतर चतुर्भुज की आपको आसन्न भुजाएं पता हो, या तो फिर समांतर चतुर्भुज का आपको विकर्ण पता हो, तब भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट का मान भी निकालना बताया, उसका आधा कर देना। और अगर यहाँ पर आप लोगों को एक सूत्र और हम आपको बताएं, तो त्रिभुज ABC का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, तो सूत्र आप कौन सा लगाओगे? आप लगाओगे 1/2 माड AB क्रॉस क्या लगाना है? AC। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक, अगर आपको एक त्रिभुज की, ठीक, आपको त्रिभुज मान लीजिए आपको स्थिर सदिश ABC दे दिए जाए, तो AB वेक्टर का मान तो निकालना जानते हो, मैंने आपको बताया 2 बिंदुओं से OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर से अलग अलग ABC के स्थिर सदिश दे दिए जाए, तो AB वेक्टर का मान निकाल सकते हो, BC का निकालने के लिए OC माइनस OB कर दोगे। इस तरीके से जब आप ये मान निकाल लोगे, तो ये मान निकालने के पश्चात आपको क्या करना है? AB वेक्टर माइनस AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मान निकाल लेना है, उसका हाफ कर देना, आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र था। इन तीनों सूत्रों को आप जरूर याद रखिए। और आप लोगों को एक बात हम बताना थोड़ा सा भूल गए, मैंने आपको कहा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट का सूत्र क्या होता है? आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करना तो बता दिया भाई, ठीक, लेकिन 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट का सूत्र है बताया, तो 2 सदिशों का क्रॉस गुणन जो था वो मैंने करना बता दिया। सूत्र भी आप सभी लोग जानते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू में साइन थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, बस इतना ही फर्क होता है। और आपको हम बता दें कि अगर एकांक लंब कोणिक सदिश जो IJK में अगर क्रॉस प्रोडक्ट में क्वालिटी जाने जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि अगर I क्रॉस का I के साथ यानी स्वयं एकांक लंब कोणिक जो सदिश होता है उसका अगर हम स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो उसका मान 0 होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है। और अगर हम बताएं तो IJK ध्यान दीजिएगा, अगर I का मल्टीप्लाई हम J के साथ कराते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में अगर चलें ऐसे, तो I क्रॉस J का मल्टीप्लाई करेंगे तो K का मिल जाएगा, J क्रॉस K का मल्टीप्लाई J क्रॉस K तो हमें I मिल जाएगा I कैप, अगर K कैप क्रॉस I कैप मिल जाए तो हमें J मिल जाएगा। ऐसे I J का मल्टीप्लाई K I का मल्टीप्लाई J, ठीक है, मतलब इस तरीके से अगर घड़ी की सुई की दिशा में चले। लेकिन अगर विपरीत दिशा में चले, I क्रॉस K का मान निकालेंगे, उल्टा चल रहे हैं वामावर्त दिशा में, तो आपका माइनस J हो जाएगा। ठीक, घड़ी की सुई की दिशा में अगर हम चल रहे हैं, I क्रॉस J निकाल रहे हैं तो K, J क्रॉस K निकाल रहे हैं तो I, ठीक, K क्रॉस I निकाल रहे हैं तो J। लेकिन अगर उल्टा चले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, I क्रॉस K तो माइनस का J, K क्रॉस J उल्टा तो माइनस का I, J क्रॉस I तो माइनस का K। ये जो होती है एकांक लंब कोणिक सदिशों में क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको भी आगे काम आएगा। क्लियर है? और ये 2 सदिश राशियों के बीच का कोण होता है यहाँ पर। ठीक ठीक, तो चलिए भाई आगे, मैंने आप लोगों को इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र थे
वो तो डिस्कस ही कर दिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक सूत्र और बचता है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। ये मैंने सूत्र लिखा दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करा दें। उसके बाद यहाँ पर वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का जो प्रक्षेप का सूत्र होता है उसको भी जान लीजिए। तो एक लाइन का है, एग्जाम में आया है कई बार, ध्यान दीजिएगा। इस सूत्र को भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित तुरंत एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी पर प्रक्षेप, कुछ नहीं करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो और जिस पर प्रक्षेप की बात हो उसको आप नीचे कर दो। जैसे अभी बी की दिशा में ए पर प्रक्षेप निकालना तो ए को नीचे कर देंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऊपर रहेगा, वैसे का वैसा। अब चलिए इस पर आधारित प्रश्न ले लेते हैं बिना समय को लॉस किए हुए कि ये प्रक्षेप वाला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है वो कैसा आता है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न, ठीक। चलिए भाई प्रश्न ले लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न होगा, इन्होंने कहा है ये एग्जाम में 2022 में आपके सेट में मिलेगा कि सदिश, ध्यान दीजिएगा प्रश्न जो है वो ये है कि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप, ठीक, का एक सदिश दिया गया है वेक्टर बी इक्वल टू i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप पर प्रक्षेप निकालिए। इससे इस पर आपको प्रक्षेप निकालना है, तो आप सूत्र लगाओगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटे में वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डायरेक्ट हम कर देते हैं, आई कैप का मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर 1 1 2 कितना हो जाएगा 2, जे डॉट जे का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, के क्रॉस के डॉट के का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का गुणांक 1 यहाँ का गुणांक 2 2 1 कम 2 और बटे में वेक्टर बी का मान रख देंगे आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। इस तरीके से हमें वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप पता चल जाएगा। देखिए कितना मिल जाएगा, लेकिन एक गलती की है, यहाँ पर माड लगा दीजिएगा, सूत्र में माड नहीं लगाया, ठीक है। अगर वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में जिस पर प्रक्षेप निकालना उसका माड होगा। भैया गलती हो गई थोड़ी सी, अरे इंसान है, हो जाती है, दिमाग में यही था लेकिन लिखा नहीं है, ठीक। इसका माड निकालना है, तो माड निकालने के लिए कितना हो जाएगा 6 2 8 2 10 और नीचे माड निकालेंगे अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 1, 2 का गुणांक 4 प्लस के का गुणांक 1, ये 10 बटे 4 1 5 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, तो 10 बटे अंडर रूट 6 कितना मिल जाएगा 10 बटे अंडर रूट 6। तो प्रक्षेप निकालना आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए भाई समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन अब लेंगे, थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष हम लेने जा रहे हैं। आपको दिया गया है, इसको रब कर दें। अगला प्रश्न, अब थोड़ा सा जो मैंने सूत्र बताए इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर देते हैं। कोई भी टाइप भैया छूटना नहीं चाहिए, है ना, कोई भी टाइप आपका छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप। मैं सोच रहा हूँ आप लोग बोर हो रहे हो क्या, आप लोग बोर हो रहे हो क्या? मैं लगातार क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास में। या मत तो सोचिएगा कि हम बहुत जल्दी भगा रहे हैं, ना ना ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ले रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो आसन्न भुजाओं को वेक्टर ए वेक्टर बी से प्रदर्शित किया गया है। एक त्रिभुज की आसन्न भुजाएं दी गई हैं, वेक्टर ए का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 3i कैप, उसके बाद दिया गया है माइनस का j कैप, उसके बाद दिया गया प्लस का 5k कैप। वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप। आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये त्रिभुज की आसन्न भुजाएं हैं तो आप ये बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी मैंने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दो भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट का माड, ये तो बताया था। अगर अलग अलग आपको स्थिर सदिश दे दिए गए ए बी सी तो वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी अलग अलग निकालना पड़ेगा। वेक्टर ए बी क्रॉस बी सी ए सी था, ए बी क्रॉस ए सी था, यहाँ पर आसन्न भुजाएं खुद दे दी गई हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप क्या कीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए। आप यहाँ पर आप आई लिखोगे, जे कैप लिखोगे और के कैप लिखोगे। आई का गुणांक यहाँ पर 3, जे का गुणांक -1,
k का गुणांक 5, यहाँ पर i का गुणांक 1, j का गुणांक 2, k का गुणांक -1। सिंपल है। अब क्या करेंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालेंगे। देखिए भाई, i कैप छूटेगा हमारा, ठीक, गुणा करेंगे, -1 का गुणा 1 -2 पंची 10, फिर -j कैप लेंगे तो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, -3 -5 एकम 5 प्लस k कैप, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 -1 एकम -1 सूत्र प्लस, इस तरीके से हमें मिल जाएगा माइनस का 9 i कैप, माइनस का 8, ये प्लस का 8 j कैप और ये 7 k कैप। ठीक, तो यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये जो आपने a क्रॉस b निकालना है, इसका माड़ निकालिए। तो माड़ निकालने के लिए अंडर रूट लगाओगे, i के गुणांक का स्क्वायर -9 का स्क्वायर 81, j के गुणांक का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, k के गुणांक का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना करोगे हो जाएगा 49। जोड़ लो भैया सबको। ठीक, आ गया आंसर। 9 4 13, 13 1 14, हासिल है 1, 6 4 10, 10 8 18 1 19, 194, अंडर रूट 194/2। बताइए भाई, ये क्या निकाल रहे हो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो ना, तो वर्ग इकाई लिख देना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। इसी प्रकार अभी मैंने जो समांतर चतुर्भुज का सूत्र बताया है, उस तरीके से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है 2019, 21, 22, समांतर चतुर्भुज वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर जो है अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। ठीक है ना, सारे टाइप के फिलहाल क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 3 सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को भी ले लेंगे, 2 प्रश्न और ले लेते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अभी इस चैप्टर में कोई टाइप का क्वेश्चन बचा नहीं है। चलिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं भाई, बिल्कुल भी बोर नहीं होइएगा, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना। ओके, अब समांतर चतुर्भुज वाला तो लगा ही लोगे, लेकिन प्रश्न नहीं लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रश्न भी ले लेते हैं ना, प्रश्न ले लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं। मैंने कह दिया कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं यदि वेक्टर a है, जिसका मान इसमें दिया गया 3i कैप प्लस का j कैप प्लस का 4k कैप, और वेक्टर b बराबर आपको दिया गया है i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। मैंने कहा कि अगर एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं वेक्टर a वेक्टर b दे दी जाएं, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर माड़ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के लिए i, j और k लिख देंगे। i के गुणांक का स्क्वायर 3 1 4 1 -1 1, आई जे के गुणांक लिखना है बस क्रमशः, क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। आई कैप लिख देंगे, ये कॉलम 0 छोड़ देंगे, 1 एकम 1 माइनस 4 एकम 4 -4 प्लस फिर माइनस जे कैप ले लेंगे। ठीक, तो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे हम, 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 प्लस के कैप ले लेंगे। ठीक, तो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, 1 3i 3 माइनस का 1 एकम 1। ठीक, गुणा करना जानते हो, 4 1 कितना हो जाएगा 5 आई कैप, 3 से 4 गया -1 माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस का जे कैप, और यहाँ पर -3 -1 -4 तो माइनस का 4 के कैप। अब इसका माड़ निकाल लीजिए, बस यही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ए बराबर हो जाएगा माड़ आई के गुणांक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, जे के गुणांक का स्क्वायर जे का गुणांक 1 1 का स्क्वायर 1, के का गुणांक -4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से 16 और 25 निकालेंगे, अंडर रूट 41 अंडर रूट 42। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो वर्ग इकाई में आ जाएगा। क्लियर? बताइए, किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट जरूर होते हैं, ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट लेना जल्दी लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, क्रॉस प्रोडक्ट पर ही आधारित है। इन्होंने कहा है कि 3 सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है वो 0 के बराबर है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर
सी क्रॉस वेक्टर ए, ये चीज़ आपको प्रश्न में सिद्ध करनी है। आपने देखा होगा ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आज इसको देखिए हम समझाते हैं कितना आसान तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए के साथ वेक्टर ए के साथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्या कराएंगे, सदिश गुणन कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चाहिए। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इधर भी वेक्टर ए क्रॉस 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पक्षों में कराएंगे, ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए का सी के साथ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और ये 0 हो जाएगा। अच्छा, किसी भी सदिश का स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो भैया 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस सी को लिख सकते हैं माइनस का वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। मैंने कहा ना कि आगे पीछे करेंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा, ये उधर जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आ जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इसको समीकरण 1 मानेंगे हम। क्लियर। अब इस पुनः क्या करेंगे, जो ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी है आपका, इसका बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। चलिए कराते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी के साथ करेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, फिर प्लस लगाएंगे, वेक्टर बी का सी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और इधर हो जाएगा 0। मजा आ रहा होगा। चलिए भाई मजा आ रहा है तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आगे पीछे करेंगे तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, मैंने कहा किसी सदिश का अगर स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं उसका मान 0, छोड़ते हैं इसको। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिखा तो प्लस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, इधर 0 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर बी से तो 0 रहता है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अच्छा, समीकरण 1 व 2 से देखिए अगर, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के बराबर। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये आपस में बराबर है, तभी तो ये समीकरण 1 2 से हमें यही चीज तो मिलेगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और ये चीज यहाँ पर देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए दोनों के बराबर। इसलिए 3 समीकरण 1 व 2 से ये चीज आपकी प्रूव हो गई, जो कि आपको प्रश्न में प्रूव करनी थी। देखिए समय भी मतलब भर का ज्यादा हो चुका है इस क्लास में, और आप लोगों की जो भी कठिनाई थी इस चैप्टर में मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, और हमको नहीं लगता है कोई प्रश्न आपका रह गया होगा। क्लास पसंद आई हो, क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, है ना। और नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे एक नए चैप्टर की मैराथन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।